ताकुतो को एक जानलेवा बीमारी है जिसकी वजह से उसका कभी कोई दोस्त बना ही नहीं और अब उसकी फैमिली ने भी उसे अकेला छोड़ दिया है, तो कोई भी उसे हॉस्पिटल में देखने आता ही नहीं। ऐसे में वो अपना सारा समय एक गेम खेलने में बिताता है। ऐसे ही एक दिन अपनी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है और जब उसे होश आता है वो जंगल में एक पत्थर के बने सिंहासन पर बैठा था। वो सोच ही रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तभी जंगल से एक लड़की आती है और वो उसे अपना किंग बुला रही थी। इसका नाम अट्टू है जो कि उस गेम की उसकी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है। वो उसे असल जिंदगी में देखकर बड़ा खुश था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। वहीं एटो को पता था कि वो एक गेम का हिस्सा थी और उसे ये भी पता है कि ताकुतो है कौन, एक लेजेंडरी प्लेयर जिसने कई साल लगातार नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी और जितने भी एडवेंचर्स पर वो साथ में गए हैं एटो को वो भी याद है और वो दोनों ही खुश हैं कि वो फाइनली एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। क्या तुमने मुझे यहाँ पर समन किया है? नहीं, मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। मैं भी अचानक से इस जंगल में पहुँच गई। मुझे लगता है कि ये दुनिया इटर्नल नेशंस की गेम जैसी है, पर हम इस बात के लिए श्योर नहीं हो सकते। पर पता करने का एक ही तरीका है। क्या तुम मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा एक नेशन बनाना चाहोगे? ताकुतो को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों गेम के सीक्वेंस को दोहराने लगते हैं। लेकिन जब वो आमने सामने कहते हैं वो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। लेकिन सबसे पहले उन्हें ये पता करना है कि आखिर वो लोग है कहाँ। तो ताकुतो मैजिक का यूज करके एक स्काउट को समन करता है, लेकिन जब वो उसे आमने सामने देखता है वो उसे बड़ा बदसूरत लगता है। पर दुख की बात यह है कि इसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। हमारी सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा ईविल और खतरनाक होगी, पर हमें शुरू में ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए ताकि हम किसी से भिड़ ना जाएं, और इसीलिए ये बग उनके काम आने वाला है। वो एक जगह पर रहकर उससे स्काउट करने को कहते हैं। पहले तो वो बग अपनी जगह से हिलता ही नहीं, तो आटो उसे याद दिलाती है कि वो उसका कमांडर है और वो धड़ाधड़ वहां से निकल जाता है। ताकुतो देखता है कि बिल्कुल गेम की तरह वो उस बग के साथ अपने विजन को शेयर कर सकता है, लेकिन ऐसा करने में उसका आधा माना खत्म हो गया। अब उसके पास सिर्फ 100 MP बची है और अगर वो अपने बेस बनाना चाहता है तो उसमें उसे 20 MP लगेगी। लेकिन ताकुतो बेस से पहले एक वॉरियर बनाना चाहता था जो कि उनके लिए लड़ेगा। फिक्र मत कीजिए, अगर आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो मैं आपको बचा लूंगी। काश मैं ऐसा कह पाती। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम हीरो यूनिट का हिस्सा हो तो तुम समय के साथ ही ताकतवर बनोगी, और अभी तुम्हारा लेवल सिर्फ 3 है। वहीं वो बग अभी भी अपने स्काउटिंग के काम पर लगा हुआ है, लेकिन अभी तक उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा है। इसका मतलब ये था कि ये जगह छुपने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें ये अजीब भी लगता है क्योंकि अब तक कोई जानवर या मॉन्स्टर तो दिख जाना चाहिए था। और प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्हें कोई एनिमल नहीं दिखता है तो उन्हें खाने के लिए अपना माना स्पेंड करना पड़ेगा। अटो उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसके ज्यादा काम नहीं आ पा रही है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेरे साथ होना ही मेरे लिए बहुत है। ये सुन के आटो को बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ स्काउट को कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है। वो जंगल के बीचों बीच एक डार्क एल्फ सेटलमेंट को देखता है। वो ताकुतो की लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं था। ये तो अच्छी बात है कि वो डार्क एल्फ्स हैं। वो तो ईविल के उतने खिलाफ भी नहीं होते, तो वो माइनॉग्रा किंगडम को अपोज नहीं करेंगे। लेकिन ताकुतो को लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो अपनी सिविलाइजेशन के इतनी पास एक और सिविलाइजेशन को रहने नहीं दे सकता, क्योंकि वो जितनी देर हो सके उतनी देर छुपकर वॉर को अवॉइड करना चाहता था। तो आटो कहती है कि उन्हें अपनी सिविलाइजेशन को यहाँ से मूव कर लेना चाहिए, जिसके लिए ताकुतो मान भी जाता है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अभी कुछ तो बनाया ही नहीं था। पर उससे पहले वो उन डार्क एल्फ्स को ऑब्जर्व करना चाहता है। लेकिन तभी आटो अपने पास किसी को सेंस करती है और वो देखते हैं कि जंगल से एक डार्क एल्फ्स का ग्रुप उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो लोग भी उन्हें देखकर उतने ही हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस जंगल में और लोग रहते हैं। डार्क एल्फ्स इस जगह पर सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपने होम टाउन से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इतनी लंबी जर्नी की वजह से काफी सारे फीमेल्स और बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। इसलिए एल्फ्स का छोटा ग्रुप जंगलों में खाना ढूंढने निकला था। लेकिन एमल बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसने रूमर सुने हैं कि इस जंगल में एक एंशिएंट ईविल को सील किया गया है। लेकिन लीडर कहता है कि ये सब रूमर्स हैं, क्योंकि यहाँ सच में अगर कोई एंशिएंट ईविल होता तो पेड़ इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। और जैसे ही वो ताकुतो को देखता है उसकी डर के मारे बुरी हालत थी क्योंकि जो उसे सामने दिख रहा था वो प्योर ईविल था। वो वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो उसकी और उसके लोगों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। तो वो डरा डरा ताकुतो के थ्रोन के पास जाता है और उसके सामने अपने घुटने टेकता है। मेरा नाम जिया है और मैं मज़ारा मेल्स का हेड वॉरियर हूँ। हमें माफ करना, हम बिना आपकी परमिशन के इस फॉरेस्ट में आ गए। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी जगह के बारे में पता है, लेकिन तुम बिना परमिशन के इस जंगल में क्या कर रहे हो? हमारे लोग पहले सेंट्रल प्लेन्स में रहा करते थे। हम एक पीसफुल ट्राइब है। लेकिन आटो उसकी लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनना चाहती थी और वो उसे कहती है कि वो शॉर्ट में सुनाए। हम लोगों को हमारी ही जगह से निकाल दिया गया। अब हमारे पास कहीं जाने की कोई जगह नहीं है। हम लोगों को अपनी ही जगह पर जान से मारा जा रहा था, तो हम खाना भी नहीं ले पाए। हमने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमें हमेशा ही शांति चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी हम पर हमला कर दिया गया और हमें लोग मारने लगे। तभी ताकुतो उनकी तरफ काफी सारे सेब फेंक देता है। ये तुम्हारे लिए है। क्या तुमने कभी एप्पल्स खाए हैं? क्या मैं इन्हें खा सकता हूँ? पर वहाँ पर लोग भूखे हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पीछे सभी लोग खा रहे थे और वो उन्हें बड़ा टेस्टी लगता है, तो ताकुतो उन्हें और फल देने लगता है। लेकिन नाटो ये देखकर भड़क जाती है कि जिया उसके किंग का दिया हुआ फल नहीं खा रहा था। तो जिया कहता है कि उसके क्लैन के बहुत सारे लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे भी जिन्होंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है और वो उन्हें खिलाए बिना ये नहीं खा सकता।
सकता। ये सुन के टाकुटो बहुत सारे फल और सब्जियां दे देता है। ये सारे फल तुम्हारे हैं। जो देखकर आटो भी हैरान हो जाती है। वहीं जिया सोच रहा था कि आज तक उनकी किसी ने भी मदद नहीं करी और वो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन, लेकिन टाकुटो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ काफी सारे डार्क एल्व्स की बुरी हालत थी, लेकिन तभी वो लोग खाना लेकर पहुंच जाते हैं और खाना खाकर वो बहुत खुश थे और खुशी के मारे वो रोने लगते हैं। एक लड़की उनसे पूछती है कि उसे ये खाना कहाँ से मिला, लेकिन जिया उसे सच नहीं बताता और कहता है कि जंगलों में ऐसे ही मिल गया। सभी एल्व्स खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन जिया अकेला बैठा हुआ था। तभी विलेज का एल्डर मोल्टर उसके पास आता है। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। इतनी लंबी उम्र में मैंने कभी भी इतने अच्छे फल नहीं खाए हैं। लेकिन मोल्टर देखता है कि जिया थोड़ा परेशान दिख रहा था, तो वो इसके बारे में पूछता है। मैं जंगलों में एक लेजेंडरी बीइंग से मिला था, जिसके बारे में शायद हमने किताबों में पढ़ा है। कहा जाता है कि उसे अकर्स लैंड में सील कर दिया गया था। क्या तुम किंग ऑफ रून्स की बात कर रहे हो? मैंने पुरानी कहानियों में पढ़ा था कि जब दुनिया का अंत आने वाला होगा तब किंग ऑफ रून्स सामने आएगा और वो दुनिया को नए तरीके से शुरू करने के लिए उसे खत्म कर देगा। क्या तुमने उससे बात की थी? नहीं, किंग हमारी समझ से परे था, लेकिन उसके साथ में एक लड़की थी जो उसकी बातें हमें बता रही थी। उसकी बातों से मोल्टर को यकीन हो जाता है कि वो बीइंग कोई एंजल तो है नहीं और उसे लगता है कि उसने इतने खाने के लिए कहीं अपनी सोल तो सैक्रिफाइस नहीं कर दी। लेकिन जिया उसे बताता है कि किंग ऑफ रून्स ने इस खाने के बदले कुछ नहीं मांगा। लेकिन ये मोल्टर को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इविल बीइंग्स कभी फ्री में कुछ नहीं देते। जिया को लगता है कि उसने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि उसे उन पर दया आ गई थी और वो उसे हिज ग्रेस कह के बुलाता है, जो सुन के मोल्टर हैरान हो जाता है क्योंकि उस टाइटल को तभी यूज किया जाता है जब हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखानी हो। लेकिन जिया कहता है कि इसमें गलत ही क्या है क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट का हकदार है। क्या तुम सच में किंग ऑफ रून्स को डिफेंड कर रहे हो? कहीं उसने तुम्हें हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया? मैं आपको याद दिला दूं, हम बहस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उस सिविल गॉड ने हमें खाना दिया था और जैसी हमारी सिचुएशन थी मैं क्या कर सकता था। मोल्टर रियलाइज करता है कि वो उसे जज नहीं कर सकता क्योंकि जैसी उनकी सिचुएशन है किंग ऑफ रून्स पर भरोसा करना लाजमी है। पर ट्राइब का एल्डर होने के तौर पर अब से नेगोशिएशंस को मैं संभालूंगा। मैं 2 सालों से जिंदा हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं उसे समझ पाऊंगा। दूसरी तरफ आटो टाकुटो को डांट लगा रही थी क्योंकि उसने बिना सोचे समझे दान करने के चक्कर में अपना माना वेस्ट कर दिया। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा था और मैं नहीं चाहता था कि उनके बच्चे भूख से मर जाएं। आटो उसकी बात को समझती है पर वो उसे याद दिलाती है कि उन्होंने तो अपने किंगडम को सेटअप भी नहीं किया, तो वो अपने रिसोर्सेज को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। तुम सही कह रही हो, माफ करना मैंने तुमसे पहले बात नहीं की पर आगे से मैं ध्यान रखूंगा। पर मेरी एक और प्रॉब्लम है, जब वो एल्व्स यहाँ पर आए थे मैं इतना नर्वस था कि ढंग से बात ही नहीं कर पाया। क्या आप नर्वस थे इसलिए नहीं ढंग से बात कर रहे थे? मुझे लगा था आप किंग का रोल प्ले कर रहे हैं। तो असल में ये एक इंट्रोवर्ट निकला। इसके बाद वो बग उनके पास वापस आता है और बताता है कि एल्व्स फिर से उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। टाकुटो हैरान था कि वो फिर से इधर आने लगे, पर उसे लगता है कि वो इसलिए आ रहे हैं ताकि वो बच्चा खुचा खाना लेकर जा सके। पर काश वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन और उनके बीच तो कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। वो सीधा उन्हें यहाँ से निकलने को कह सकता था, लेकिन उसे आटो के अलावा किसी और से बात करनी पड़ेगी जो उसके बस का है ही नहीं। ये देख के आटो कहती है कि वो टाकुटो की जगह नेगोशिएशंस को संभाल सकती है ताकि सभी को लगे कि टाकुटो एक मिस्टीरियस और इविल किंग है, ना कि कोई इंट्रोवर्ट नल्ला। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मोल्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपनी ट्राइब को खाना देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और जिसने उसकी मदद की है वो उसका नाम जानना चाहता था। तो आटो उन्हें बताती है कि वो किंग ऑफ रून्स टाकुटो इरा के सामने है। उन्हें यकीन नहीं होता कि टाकुटो सच में वही किंग ऑफ रून्स है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डर जाते हैं और मोल्टर फिर से उसकी दया के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। टाकुटो ये देखकर खुश था कि एल्व्स के साथ सब कुछ स्मूथ जा रहा है और आटो उनसे कहती है कि वो अपना खाना ले और उनके जंगल से निकल जाएं। ये सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि किंग ऑफ रून्स की मदद के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और वो आटो से पूछते हैं कि क्या वो सच में बिना रिटर्न में कुछ दिए यहाँ से जा सकते हैं। आटो उनसे कहती है कि उनके पास कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं जो कि वो उन्हें ऑफर कर सके। मोल्टर डरा हुआ था क्योंकि अगर किसी तरह से वो उसे वापस पे नहीं करते तो कहीं अंत में उन्हें अपनी सोल ना देनी पड़े, पर ऑब्वियसली वो लास्ट वाला पार्ट मुंह खोलकर नहीं बोलता। तो टाकुटो आटो को बात करने के लिए बुलाता है जो कहती है कि ये बहुत परेशान कर रहे हैं, इससे अच्छा तो यही होगा कि इन सबको मारकर वो काम रफा दफा करे। लेकिन टाकुटो उनके साथ एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप बनाना चाहता था और वो जानता है कि वो किंग ऑफ रून्स जैसी चीज से ऐसे ही फ्री में कुछ लेने से डर रहे हैं। तो वो कहता है कि उन्हें शांत करने के लिए उन्हें कुछ रीजनेबल मांगना चाहिए। आटो को भी ये आइडिया पसंद आता है और जब वो ये दोनों एल्व्स को बताती है उनके भी दिमाग को थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन वो अभी भी सोच रही थी कि उन्हें क्या मांगना चाहिए। तो आटो कहता है कि वो बाहर की दुनिया के बारे में उनसे पूछे। खाने के बदले तुम्हें टाकुटो को बाहर की दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी, लेकिन इंफॉर्मेशन देते ही तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जंगल से निकल जाना होगा। पर इसका मतलब ये होता कि सारे एल्व्स फिर से बेघर हो जाएंगे। तो मोल्टर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें यहाँ पर रहने दे। ऐसा नहीं होने वाला, और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो तुम्हें टाकुटो के बारे में किसी को नहीं बताना है। जिया कुछ कहने वाला था क्योंकि अगर डार्क एल्व्स जंगल से निकल गए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर मोल्टर उसे रोक देता है क्योंकि वो किंग ऑफ रून्स को गुस्सा नहीं दिला सकते थे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर टाकुटो सोच में पड़ जाता है कि क्या ये करना सही होगा।
होगा, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ से निकल गए तो वो कभी भी मारे जा सकते हैं। तुम लोग मेरे सिटीजन बन जाओ। आप आखिर करना क्या चाहते हैं? मैं रिफ्यूजी स्ट्रेटजी यूज करने की सोच रहा हूँ। डार्क एल्व्स न्यूट्रल होते हैं, पर अगर हम उन्हें अपनी सिविलाइजेशन में आने देते हैं तो क्या पता गेम की तरह वो भी इविल बन जाएं। पर माइनॉग्रा के मेन सिटीजन होमुंकुली से वो बहुत ज्यादा अलग हैं। तुम्हें पता है ना वो कितने भद्दे दिखते हैं और उनके साथ हम बात भी नहीं कर सकते। क्या तुम हमेशा वैसे लोगों को देखना चाहोगी? मेरे किंग यहाँ पर एक सिविलाइजेशन बनाना चाहते हैं और अगर तुम किंगडम के सिटीजन बनते हो तो किंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। वो उससे पूछते हैं कि उसकी सिविलाइजेशन ज्वाइन करने पर उन्हें क्या मिलेगा। आटो कहती है कि जब वो लोग माइनाग्रा को ज्वाइन करेंगे उन्हें इविल समझा जाएगा, लेकिन वो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं ये पूरा उन्हीं का डिसीजन है। लेकिन अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उसमें काफी मजा आएगा। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब टाकुटो और आटो डार्क एल्व्स के कैंप की तरफ जा रहे थे। क्योंकि उन्होंने टाकुटो के नेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है तो वो सभी लोग उसके सामने झुककर उसके लिए रास्ता खाली कर देते हैं और वो उस थ्रोन की तरफ जा रहा था जो उन लोगों ने उसके लिए बनाया है। लेकिन जो भी उसके इविल ऑरा के थोड़ी भी करीब पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है। वहीं कई लोग उसे देखकर एक्साइटेड भी थे। जिया सभी को वार्न करता है कि वो डायरेक्टली टाकुटो को ना देखें क्योंकि वो उसे रूट समझेगा, लेकिन टाकुटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसके बाद वो सभी एल्फ से कहता है कि जो भी यहाँ पर मौजूद है वो माइनॉग्रा का सिटीजन है। इतना कहते ही स्पीच खत्म हो जाती है। वहीं जिया को लग रहा था कि और भी चीजें होंगी क्योंकि अटो ने कहा था कि वो इविल बन जाएंगे, लेकिन तभी जिया कुछ फील करने लगता है। नफरत बढ़ती जाती है जिस दौरान उसके दिमाग में उसके और उसके लोगों के खिलाफ जो भी हुआ था वो सब चलता ही जा रहा था और ये सारी चीजें डार्क एल्फ ट्राइब के हर मेंबर के साथ हो रही थी। और जब ये सारी मेमोरीज खत्म होती है वो काफी रिलीव्ड फील कर रहे थे क्योंकि उनके पास टाकुटो जैसा बीइंग उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसके बाद माइनॉग्रा के किंगडम में कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन टाकुटो के लिए चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं क्योंकि इस कॉन्टिनेंट पर पहले ही दो बड़े नेशंस हैं। पहला है होली किंगडम ऑफ कोआलिया जो कि एक ह्यूमंस का किंगडम है जो कि होली गॉड आर्लोस को वर्शिप करते हैं, और दूसरा नेशन एल्व्स का है एल्ना अलायंस ऑफ एलिमेंटल्स, और वो नेचर को वर्शिप करते हैं। और अगर उन्हें उनके इविल नेशन का पता लग गया तो उनका काम तमाम हो जाएगा। इन डोमिनेंट नेशन से लड़ने के लिए उनके पास मिलिट्री पावर ही नहीं है। ये सब सोचकर वो दोनों ही बच्चों की तरह परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी टाकुटो सोचता है कि सारी चीजें बुरी नहीं है क्योंकि नॉर्मली माइनॉग्रा के सिटीजन्स होमुंकुली होते हैं जिनके दिमाग में भूसा भरा होता है, पर अब क्योंकि डार्क एल्व्स हैं तो वो शायद रिसर्च में काम आ सके। इसके बाद जिया टाकुटो के सामने ईमेल को लेकर आता है और बताता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है जो कि लेजेंड्स और बाकी नेशंस के बारे में बहुत कुछ जानती है। आल्टो कहती है कि वो इन तीनों को माइनॉग्रा के एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंट पोजीशन देगी। वो मॉल्टर को स्टेट अफेयर्स मैनेज करने का काम देती है और जिया पहले की तरह माइनॉग्रा का हेड वॉरियर रहेगा, तो फोर्सेस को कमांड करना और नए सोल्जर्स को रिक्रूट करने का भी काम उसी का होगा। ये सुन के जिया खुश हो जाता है और कहता है कि जो भी टाकुटो के रास्ते में होगा वो उसे जान से मार देगा। ये सुनकर टाकुटो थोड़ा घबरा जाता है और आटो उन्हें याद दिलाती है कि वो पीस पसंद करता है तो उन्हें फालतू में किसी से झगड़ा नहीं करना है। जिया को यकीन नहीं होता कि किंग ऑफ रून्स गांधी को फॉलो करता है। आटो कहती है कि वो आराम करें क्योंकि वो जल्द ही लोगों के लिए घर बनाना शुरू करने वाले हैं, लेकिन वो देखती है कि वो तीनों के तीनों जल्दी से जल्दी काम शुरू करना चाहते थे, जिसके लिए टाकुटो मान जाता है। लेकिन वो कहता है कि उन्हें घर ऐसे बनाने चाहिए ताकि फॉरेस्ट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो मॉल्टर कहता है कि ऐसा तभी मुमकिन है जब वो हॉलो ट्रीज को घर की तरह यूज करने लगे। ये सुन के टाकुटो बड़ा खुश होता है और उनसे कहता है कि जब वो चाहे शुरू कर सकते हैं और रिफॉरेस्ट करना ना भूलें। लेकिन उन तीनों में से कोई भी रिफॉरेस्टिंग का मतलब नहीं जानता था। ये लोग नहीं जानते, जहाँ तक चीजें मुझे पता लगी है यहाँ की मैजिक टेक्नोलॉजी फोर्ट्रेस बिल्डिंग तक पहुंच गई होगी। आटो उनसे पूछती है कि क्या वो मिलिट्री मैजिक और 6 मेजर एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानते। मॉल्टर कहता है कि वो 4 मैजिक एलिमेंट्स के बारे में जानता है, लेकिन उनमें से किसी ने भी मिलिट्री मैजिक के बारे में नहीं सुना था। मॉल्टर पूछता है कि जितना हमारे किंग ने सोचा था हमारी मैजिकल टेक्नोलॉजी उससे पीछे है। हाँ, लेकिन जब हम उसे एडवांस कर लेंगे तो हम बाकी के नेशन से काफी आगे पहुंच चुके होंगे। इसके बाद आटो उन्हें समझाती है कि रिफॉरेस्टेशन का मतलब जहाँ से वो पेड़ काटते हैं वहाँ एक और पेड़ लगाना है, पर मॉल्टर कहता है कि उन्हें दोबारा उगने में तो कई 100 साल लग जाएंगे। तो आटो उसे बताती है कि रिफॉरेस्टेशन टेक्नोलॉजी में मेजर एलिमेंट्स का यूज किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जा सके, और ये सारी विजडम उनके किंग टाकुटो की है। एलन पूछती है जो एप्पल किंग ने दिए थे क्या वो भी उन्होंने ही बनाए हैं। आटो उसे बताती है कि हाँ, वो सारी उसी की क्रिएशन है और उसे उनके अंगूर बहुत पसंद है। एमल कहती है कि जो पर्पल वाले फ्रूट्स थे वो उसे बहुत अच्छे लगे थे तो उसने उसके बीज प्लांट कर दिए और वो अब उगने भी लगे हैं। टाकुटो सोचता है कि जो फ्रूट्स उसने क्रिएट किए थे वो दूसरी दुनिया के थे, यानी वो इमरजेंसी प्रोडक्शन का यूज करके वो ऐसी चीजें भी बना सकता है जो इस गेम में एग्जिस्ट नहीं करती, और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो एक कॉइन को क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि मैं इस पावर से गन पाउडर, बेस मेटल्स, यहाँ तक की ऑयल भी बना सकता हूँ। इस दुनिया का सऊदी अरेबिया और अमेरिका मैं ही बनूंगा, पर उसके लिए मुझे बहुत सारा माल माना चाहिए, फिर तो पूरी दुनिया पर मेरा ही राज
नाराज होगा। दूसरी तरफ होली नेशन को मेक इविल प्रेजेंस के बारे में पता लगा है, तो होली सेंट और बिशप कुछ नाइट्स के साथ वहां जा रहे हैं ताकि वो उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। वही नाइट्स ने कहानियां सुनी है कि सेंट के पास स्पेशल पावर होती है, लेकिन जो चीजें उन्होंने अभी तक देखी हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल लड़की जैसी लगती है। लेकिन जब उनके ऊपर कुछ गॉब्लिन्स हमला कर देते हैं, वो सेंट अपनी पावर्स का उनके ऊपर यूज करती है और एक ही झटके में सभी गॉब्लिन्स को होली फ्लेम से जलाकर राख कर देती है। उसकी पावर्स को देखकर नाइट्स भी हैरान थे और बिशप बताता है कि सेंट की एबिलिटी की वजह से ही वो एल्फ से इतने अच्छे रिलेशन को मेंटेन कर पा रहे हैं और अपने किंगडम से सभी इविल को दूर रखा है। इसलिए सोलेना कॉन्टिनेंट के 7 ग्रेट सेंट्स में से एक है। आगे सोलेना बिशप से पूछती है कि जो अकर्स लैंड में उसने सेंस किया था उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसने किसे भेजा है, पर बिशप कहता है कि वो पैलेडिन्स को उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं भेज सकता। वो लैंड डार्क कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, वहां जाने के लिए कभी भी सेंट्रल चर्च नहीं मानेगा। ये सुन के सोलेना कहती है कि तो वो खुद चली जाएगी, तो बिशप हार मानकर कहता है कि वो अपने खुद सोल्जर्स को भेज देगा। दूसरी तरफ आटो सभी एल्फ से कहती है कि वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। वहीं उन लोगों ने टाकुटो का सिंहासन और भी ज्यादा बड़ा कर दिया है और वहां पर एक छत भी डाल दी है और अब टाकुटो को बाहर नहीं सोना पड़ेगा। तभी उसके किंगडम के एडमिनिस्ट्रेटर्स वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि आज उनकी डोमेस्टिक फेयर मीटिंग है। साथ ही उन्होंने टाकुटो के लिए नए क्लोथ्स डिजाइन करना भी पूरा कर दिया है। जैसा कि उसने कहा था, नए कपड़े पहनकर टाकुटो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो कब से हॉस्पिटल के कपड़े पहन रहा था। भाई ये किस तरह के कपड़े हैं? ये क्या टाइगर श्रॉफ और रणवीर को कंपटीशन देना चाहता है? इसके बाद वो मीटिंग को शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि टाकुटो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और सारी चीजों को एंजॉय कर रहा है। तो आटो कहती है कि मीटिंग को वो शुरू करेगी और जब किंग रेडी होगा वो वहां पर आ जाएगा। सबसे पहले मॉल्टर आटो से पूछता है कि उन्हें किस तरह की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए क्योंकि थ्रोन रूम के अलावा उन्होंने कुछ नहीं बनाया है, बस बेसिक काम जैसे जमीन को बराबर किया है। आटो कहती है कि उन्हें सबसे पहले फूड प्रोडक्शन फैसिलिटी बनानी चाहिए क्योंकि उन लोगों का पेट भरा रखना ज्यादा जरूरी है। जिया उससे पूछता है कि टाकुटो तो उनके लिए खाना बना ही सकता है, तो उन्हें उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? हम खाने के लिए हमेशा उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, जब वो यहाँ पर नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे? जिसके बाद वो एक अजीब सी चीज दिखाती है और उन्हें बताती है कि ये फ्लैश ट्री है। उसे देखकर सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन आटो की एक्सप्लेनेशन उन्हें और ज्यादा डरा देती है क्योंकि एक तरह का ये स्पेशल मीट उगाता है जो कि ह्यूमन मीट जैसा लगता है। लेकिन सभी लोग उसे बताते हैं कि ज्यादातर एल्फ ऐसा मीट नहीं खाना चाहेंगे जो कि ह्यूमन मीट जैसा लगता हो। तो टाकुटो कहता है कि वो सही कह रही है, सबकी पसंद अलग होती है और वो उनके लिए भी कुछ करेंगे। और उनकी मीटिंग का अगला टॉपिक रिसर्च है। उनकी नेशन बहुत छोटी है और अगर वो जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी का इजाद करना होगा। आटो कहती है कि वो लोग मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। नॉर्मल मैजिक एक साथ लगभग दर्जन के आसपास लोगों को अटैक करना परमिट करता है, जो कि मॉल्टर अभी कर ही सकता है, लेकिन मिलिट्री मैजिक एक साथ हजारों लोगों पर अटैक कर सकता है, यहाँ तक कि वो लोग जमीन को बदल सकते हैं ताकि वॉर में उन्हें एडवांटेज मिल सके। मॉल्टर ये सब सुन के एक्साइटेड हो जाता है, तो वो कहता है कि वो इस रिसर्च को खुद हैंडल करेगा और आखिरी बारी मिलिट्री प्लानिंग की थी। जिया कहता है कि वो तुरंत ही आर्मी को ट्रेन करना शुरू कर देगा, लेकिन टाकुटो उसे रोक देता है क्योंकि मिलिट्री नेशन में ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती और अभी तो बस वो रिसोर्सेज खाएगी। वैसे भी अगर वो आर्मी बना भी लेते हैं तो उनके नंबर इतने नहीं है कि वो किसी को हरा सकें। लेकिन जिया कहता है कि अगर उनके पास आर्मी नहीं होगी तो वो उसे प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ऊपर से जिया और मॉल्टर के ऊपर बाउंटीज है क्योंकि वो डार्क एल्व्स के लीडर हैं। टाकुटो सिचुएशन को समझ जाता है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को आर्मी बनाने में नहीं लगाना चाहता था, तो वो कहता है कि वो सब कुछ एक हीरो बनाने में लगाएंगे, जिसके लिए आटो भी मान जाती है क्योंकि भले ही हीरो बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन एक इंसान को खिलाना पिलाना एक आर्मी से बहुत ज्यादा आसान है। ये सब सुन के बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग आटो से पूछते हैं कि हीरो से उनका क्या मतलब है। आटो उन्हें बताती है कि माइनॉग्रा के कुछ हीरोज हैं जो कि किंग को सर्व करते हैं। वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और उनकी एबिलिटीज भी कमाल कर है और वो थोड़े सन के भी हैं, तो उनसे डील करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। किसी भी हीरो को समन करने के लिए हमें कई सारी कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, पर जिस हिसाब से अपनी प्रोग्रेस चल रही है वो जल्दी एक हीरो को समन कर पाएंगे और एक हीरो को समन करना आर्मी जितनी बड़ी बात नहीं है, तो हमारा किंगडम छुपा रह सकता है। और अभी के लिए उनके मीटिंग के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। माइनॉग्रा के लोगों की हैप्पीनेस टाकुटो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जितने ज्यादा खुश होंगे उसको माना उतना ही ज्यादा मिलेगा। दूसरी तरफ एम्पायर में जूनियर पैलेडिन लोर्नियस प्रे कर रहा था, तभी वहाँ हाई पैलेडिन वेल्डस आता है जो कि उससे बात करना चाहता था। वेल्डस देखता है कि उसके गले में एक वेडिंग रिंग है, यानी घर पर उसका एक फैमिली इंतजार कर रही होगी। वो उससे पूछता है कि उसकी फैमिली कैसी है, तो लोर्नियस बताता है कि उसकी एक वाइफ है मार्शा और एक बेटी जिसका नाम मीना है, पर इससे ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहता। लोर्नियस ने सुना था कि वेल्डस थोड़ा बदतमीज है और जो चीजें उसने देखी हैं रूमर सही थे, पर वो बुरा इंसान नहीं लगता। वहीं वेल्डस को लगता है कि उनका मिशन बड़ा ही बेकार है, पर लोर्नियस उसे याद दिलाता है कि यह मिशन सेंट की रेवलेशन से रिलेटेड है। वैसे तुम कह तो सही रहे हो, पर हमें फिर ऐसे नोबड़े क्यों मिले हैं? हमारी पूरी टीम में सिर्फ हम ही 2 पैलेडिन्स हैं और बाकी सब तो मर्सनरीज हैं। दूसरी तरफ माइनॉग्रा में कंस्ट्रक्शन बड़ी ही तेजी से चल रहा है और यह जगह फाइनली एक प्रॉपर नेशन जैसी लगने लगी
थी। और अब डार्क एल्व्स फ्लैश ट्री से घबराते नहीं है। वहीं टाकुटो बड़ा खुश था क्योंकि स्क्रीन की जगह अपनी आंखों से यह सब कुछ देखना बड़ा ही अलग एक्सपीरियंस है। एमएल उसे बताती है कि यह जगह उनका रेजिडेंशियल एरिया है, पर क्योंकि उसका सारा फोकस फूड प्रोडक्शन पर था वो होम्स पर काम नहीं कर पा रही है। पर फ्लैश ट्रीज बड़ी ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो स्टोर हाउस भी जल्दी बन जाएगा। दूसरी तरफ मॉल्टर अपने मैजिक रिसर्च पर काम कर रहा है और उसने इसके लिए एक मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया है। साथ ही पास में ही उन्हें एक स्प्रिंग भी मिल गया है तो पानी की उन्हें कोई चिंता नहीं है। और जिस बिल्डिंग के अंदर वो है वो पब्लिक ऑफिस है जिसके अंदर माइनोग्रा की मीटिंग रखी जाएगी। टाकुटो सारी प्रोग्रेस को देखकर खुश था। जब माइन एल्फ से मिला था ये मौत की कगार पर थे पर अब बड़े ही खुश लग रहे हैं। वहीं एमएल कंफ्यूज थी क्योंकि उसे नहीं पता कि टाकुटो क्या सोच रहा है। तो टाकुटो उसे बताता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसी सिटीजन है। ये सब सुन के एमएल इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो खुशी के मारे रोने लगती है। इसके बाद एमएल उसे फ्लैश ट्री फार्म दिखाती है और जो टूल्स टाकुटो ने उन्हें दिए थे उसकी वजह से उनकी फार्मिंग बड़ी ही तेजी से चल रही है। लेकिन एमएल अभी भी उन फ्लैश ट्रीज को बात करता हुआ सुनकर डर जाती है। इसके बाद एमएल उसे वाटर सोर्स को दिखाने लेकर जाती है, लेकिन जैसा वो देख कर गए थे ये जगह बिल्कुल अलग लग रही है और पानी भी पूरी तरह से काला होने लगा है। वहाँ पर मॉल्टर और जिया भी आ जाते हैं क्योंकि एमएल ने उनसे कहा था कि वो यहाँ पर एक एक्वा डेक बनाना चाहती है, पर अब उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी एटो कहती है कि पानी बिल्कुल सेफ है और ये साबित करने के लिए वो उसे पीने लगती है, जो देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और आटो उन्हें लंबी सांस लेने को कहती है। और जब वो दोनों ऐसा करते हैं वो पहले से बेटर फील करने लगते हैं। आटो उन्हें बताती है कि ये माइनोग्रा के इविल नेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं। उनके नेशन के आसपास का एरिया कर्स्ड हो जाता है और जो इविल क्रीचर्स होते हैं इससे उन्हें माइनर बफ्स भी मिलते हैं और जो भी क्रीचर्स गुड या फिर न्यूट्रल होते हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो यहाँ का पानी, हवा और वातावरण भले ही डरावना हो पर उनके सिटीजन्स के लिए बेनिफिशियल है। पर इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर सारी जगह कर्स्ड दिखेगी तो वो छुपकर ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। तो मॉल्टर कहता है कि शायद अब उन्हें आर्मी बनाने पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आटो कहती है कि वो फिक्र ना करें, एक हीरो उनके नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी होगा। लेकिन वो लोग अभी भी कंफ्यूज थे, भला एक हीरो करेगा क्या। तो वो उन्हें अपनी पावर्स दिखाती है। उसके पीछे से टेंटिकल्स बाहर आते हैं और उसके पीछे के सारे पेड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। आटो उन्हें बताती है कि वो भी एक हीरो है और क्योंकि वो यहाँ पर काफी समय से है उसकी ताकत अब वापस आने लगी है, लेकिन वो अभी भी अपने प्राइम जितनी ताकतवर नहीं हुई है। पर मेन बात यह है कि हीरो समय के साथ स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, तो जब तक उनका सामना किसी बड़ी मुसीबत से नहीं होता उन्हें नेशन को आगे बढ़ाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन टाकुटो आटो पर गुस्सा भी था क्योंकि सिर्फ अपने पावर को दिखाने के लिए उसे उन पेड़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं ये सब देखकर वो दोनों टाकुटो से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और वो उसके लिए एक पैलेस बनाना चाहते थे। पैलेस? वो तो बस रिसोर्सेज की बर्बादी है, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो तीनों कहते हैं कि वो बहुत जरूरी है कि उसके पास एक कासल हो, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये सब सुनकर आखिरकार टाकुटो मान जाता है और वैसे भी वो फ्यूचर में एक फ्लोटिंग कासल भी बनाने वाला था और अभी चीजें स्मूथ चल रही है तो उन्हें शुरुआत अभी ही कर देनी चाहिए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि पैलेडिन सब धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे हैं और जब वो माइनोग्रा पहुंचेंगे उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रास्ते में लोनियस वर्डल को बताता है कि ज्यादातर बारबेरियंस नॉर्थ में गए हुए हैं क्योंकि होली किंगडम ऑफ क्वालिया के नॉर्थर्न प्रोविंस में अचानक से ही बारबेरियंस आ गए हैं और इसी वजह से वहां पर सेंट और उसकी आर्मी को भेजा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बारबेरियंस को कंट्रोल करने में काफी मुश्किल हो रही है। जिसके बाद एक मर्सनरी कहता है कि वो वहां पर इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने सुना है कि वहां पर एक विच है। रात को वो आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं जहां लोनियस बार्गो से विच के बारे में पूछता है। बार्गो ने सुना है कि नॉर्थ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक विच की वजह से हो रहा है, लेकिन लोनियस को इस पर यकीन नहीं होता। पर बार्गो कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए दो होली नाइट्स को भी भेजा गया है तो ये भी उस विच से रिलेटेड तो नहीं है। वर्डल उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, डार्क एल्व्स भागकर उस जंगल में चले गए थे तो वो उन्हीं को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। जिसके बाद वर्डल कहता है कि अगर उन्हें कुछ खतरनाक मिल भी जाता है तो वो बस वहां से भाग जाएंगे। पर लोनियस को ये बात पसंद नहीं आती और उसे लगता है कि अगर उन्हें कुछ इविल दिखता है तो उन्हें अपनी जान को खतरे में डालकर उसे खत्म कर देना चाहिए। वर्डल उसे समझाता है कि वो ग्लोरी के पीछे ना भागे, ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जब उन्हें अपनी जान को खतरे में डालना पड़ेगा, लेकिन वो डिसीजन सोच समझ कर लेना होगा। उन सबके पास फैमिली है जिन्हें इनकी जरूरत है, जो कि जीने के लिए एक अच्छा रीजन है। दूसरी तरफ टाकुटो सभी एल्व्स को इकट्ठा करता है जहां वो फ्लैश ट्री की मदद से उसी क्रीचर को फिर से बना देता है, जो देखकर सभी एल्व्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि टाकुटो ने अपनी ताकत से एक नई जिंदगी बना दी थी। पर आटो कहती है कि ये उसके मास्टर की पावर की एक छोटी सी झलक है तो उन्हें अपनी जिंदगी को उसकी सेवा में ही लगा देना चाहिए। इसके बाद वो अपने थ्रोन रूम में वापस जाता है जहां वो खुश था कि लोगों ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और वो इस बात से भी खुश है कि यूनिट को बनाने के लिए उन्हें सिर्फ सामान इकट्ठा करना है और उसमें माना डालना है और अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हीरोज को भी समन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा माना और रिसोर्सेज की जरूरत होगी। आटो उससे पूछती है कि सबसे पहले वो कौन से हीरो को समन करना चाहता है। मैं सबसे पहले बग्स की क्वीन इसला को समन करूंगा, वो हमारे इंसेक्ट यूनिट्स को और ज्यादा पावर दे सकती है, वो लार्वा यूनिट्स भी बना सकती है
है, जिससे हमारे पास और भी ज्यादा वर्कर्स हो जाएंगे। और ऊपर से इसला की परफॉर्मेंस वॉर और डोमेस्टिक अफेयर्स में बहुत अच्छी है। वैसे भी उसके अलावा हम किसी और को अभी नहीं बुला सकते। सबकी पर्सनैलिटीज बहुत ज्यादा बुरी हैं। कोई पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है तो कोई पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। दूसरी तरफ होली नाइट्स और मर्सनरीज के सामने एक हिल जायंट आता है। लोनियस सभी को उससे फाइट करने के लिए तैयार कर रहा था, लेकिन तभी वर्डल कहता है कि वो अकेला उससे लड़ेगा। उनके पास ज्यादा समय नहीं है और वो क्वालिया की सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसमें प्रेयर्स की ताकत को अपनी तलवार में डाला जाता है और वो डिवाइन पावर का यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी फिजिकल एबिलिटीज भी एनहांस हो जाती हैं। इसलिए एक हाई होली नाइट की पावर एक लेसर ड्रैगन जितनी होती है, जिसके बाद वर्डल उस जायंट के ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ टाकोटो बर्गर खा रहा था और आटो उससे कह रही थी कि उसे कुछ हेल्दी खाना चाहिए, पर वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में वो सिर्फ हेल्दी ही खा रहा था, तो वो उन सब से बोर हो चुका है। वहीं टाकोटो इतने सारे सर्वेलेंस बग्स की मदद से फॉरेस्ट के आसपास का एरिया भी देख पा रहा था और इस बारे में डिस्कस करने के लिए वो बाकी सबसे बात करना चाहता है, क्योंकि फॉरेस्ट के बगल में ही एक टाउन है जो कि क्वालिया का हिस्सा नहीं है। आटो उसे बताती है कि ये शायद एक न्यूट्रल नेशन है और उन्हें अपना अगला कदम संभल के बढ़ाना होगा, क्योंकि उन्हें ही सबसे पहले उनके बारे में पता लगने वाला है। अरे तुम फिक्र मत करो, इतनी जल्दी हमारे बारे में किसी को नहीं पता लगा होगा। ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। जब कोई ऐसा बोलता है तभी चीजें उल्टी पुल्टी होने लगती हैं। टाकोटो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन तभी उसे होली नाइट्स और मर्सनरीज दिख जाते हैं और वो आटो से कहता है कि वो शांतिपूर्वक उन सबको यहाँ से भगा दे, और अगर वो नहीं चाहते हैं। इतने में वो सब कुछ समझ गई थी। इसके बाद आटो उन सबसे मिलने जाती है। वर्डल उससे पूछता है कि वो है कौन और इस अकर्स लैंड में क्या कर रही है। आटो उनसे कहती है कि वो एक डार्क एल्फ है और अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में आई है। जिसके बाद वो उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन वर्डल कहता है कि उसे जंगल में कुछ काम है, लेकिन आटो उनसे कहती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के लोनियस उससे कुछ कहने वाला था, लेकिन वर्डल उसे रोक देता है और कहता है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। ये सुन के लोनियस को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। वर्डल उससे कहता है कि वो यहाँ पर कुछ ही काम से आए हैं और बिना उसे कंप्लीट किए वो यहाँ से नहीं जा सकते। तो आटो उसे समझाती है कि उसके लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफें सही हैं और अब जाकर उन्हें शांति से रहने की जगह मिली है। तो वर्डल उसे बता देता है कि वो यहाँ पर होली रेवलेशन की वजह से आए हैं, जिसके हिसाब से इस फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ी कैलामिटी है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लोनियस कहता है कि वापस जाकर वो इसे रिपोर्ट करेगा, क्योंकि होली रेवलेशन नेशनल सीक्रेट होते हैं और बिना परमिशन के उसे ऐसे ही बता देना बहुत बड़ा पाप है। पर वर्डल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो आटो से कहता है कि इसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अंदर जाने दे, लेकिन वो फिर से मना कर देती है और कहती है कि जंगल में ऐसी कैलामिटी नहीं है और वो वापस जा सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से लोनियस उससे इविल एनर्जी को सेंस कर पा रहा था और वो पूछता है कि क्या सच में जंगल में कोई कैलामिटी नहीं है, जिस पे आटो फिर से ना में जवाब देती है और वर्डल उससे पूछता है कि इस कैलामिटी के क्या चांसेस हैं कि वो उनके और उनके लोगों के ऊपर आएगी, जिस पे आटो कहती है कि ऐसा होने के जरा भी चांस नहीं है। तो वर्डल उसे भगवान की कसम खाने को कहता है। ये सुन के आटो स्माइल करती है और कहती है कि वो अपने भगवान की कसम खाती है। वर्डल उस पर भरोसा कर लेता है और सभी से कहता है कि वो यहाँ से जा सकते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन का यही रिजल्ट है कि जंगल में कुछ भी प्रॉब्लमैटिक नहीं है। लोर्नियस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनता। तो लोर्नियस इस मिशन की कमांड को अपने हाथ ले लेता है और उन सभी मर्सनरी से कहता है कि वो उस लड़की को पकड़ ले। आटो बड़े ही प्यार से उन सबको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। अगले पल लोर्नियस को होश आता है और वो खून से लथपथ हो रखा था और भले ही वो जिंदा हो, बाकी के मर्सनरीज मारे जा चुके हैं। वर्डल चिल्लाता है कि किसी को पीछे चले जाना चाहिए ताकि वो वापस जाकर सारी चीजों को बता सके, पर बार्गो उसे बताता है कि उसने पहले ही मैसेंजर को मार दिया है और आटो उनसे कहती है कि जिस कैलामिटी को वो ढूंढ रहे थे वो उनके सामने है। वहीं ये सब देखकर लोनियस की फटी पड़ी थी, लेकिन वर्डल सभी को बैटल फॉर्मेशन में आने को कहता है और वो लोग एरो से अटैक करते हैं, लेकिन आटो अपने टेंटिकल से सभी एरोस को ब्लॉक कर देती है। वर्डल कभी भी उस जैसे बीइंग से लड़ना नहीं चाहता था और आटो भी कहती है कि अगर उस गधे ने दखल ना दी होती तो वो उन सबको यहाँ से जाने देती, लेकिन उस चूहे की वजह से वो सब लोग मरने वाले हैं। वर्डल को पहले ही आटो की ताकत का एहसास हो गया था, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है, लेकिन उसकी पावर को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो एक विच है। एक विच एक कैलामिटी क्लास मॉन्स्टर होती है जिसे ऑफिशियली नेशनल थ्रेट की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है। आटो मर्सनरीज के लिए कहीं ज्यादा ताकतवर थी, तो वो उन्हें पीछे रहने को कहता है और दोनों होली नाइट्स आटो से लड़ने जाते हैं और वो डिवाइन एनर्जी का यूज करने लगते हैं। आटो को लगता है कि उनकी ताकत कुछ भी नहीं है और उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए उन्हें कमजोर बुलाती है, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान थी कि उन्होंने उसके 2 टेंटिकल्स को काट दिया था और वो रियलाइज करती है कि उनकी ताकत उनकी होली स्वॉर्ड्स की वजह से बढ़ रही है। वहीं वर्डल रियलाइज करता है कि अगर वो आटो के सभी टेंटिकल्स को काट देंगे तो वो उसे हरा सकते हैं, लेकिन आटो ऐसा नहीं होने दे सकती थी, तो वो 2 मर्सनरीज को हॉस्टेज ले लेती है ताकि वो उसके ऊपर अटैक करना बंद कर दे। लेकिन वर्डल लोनियस को समझाता है कि अगर वो अभी उसे जाने देते हैं तो शायद बाद में वो उनके किंगडम पर अटैक कर देगी, तो वो उससे लड़ना
लड़ना जारी रखते हैं और अटैक करके हॉस्टेजेस के साथ साथ उसके टेंटिकल्स भी काट देते हैं। आटो ये देखकर हैरान थी कि वो अपने साथियों को इतनी आसानी से काटने को तैयार हो गए और अब वो बुरी तरह से डर रही थी। ऐसा सिर्फ उन दोनों को लगता है क्योंकि ये सारी चीजें उसके लिए बस एक गेम थी। अगले ही पल में उसने वर्डल को अपने टेंटिकल से टांग दिया था जो कि उसने जमीन के अंदर से बाहर निकाले थे। वर्डल लोनियस से कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए और उसके एक सेकंड बाद एक टेंटिकल उसके सर में घुस जाता है। ये सब देखकर लोनियस हैरान था क्योंकि उन्होंने तो आटो के सारे टेंटिकल्स काट दिए थे। पर मैंने कब कहा कि मैं उन्हें दोबारा नहीं उगा सकती? दोबारा उगाना छोड़ो, मैं जितने मर्जी टेंटिकल्स ला सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बस खेल रही थी। लोनियस सभी मर्सनरीज से कहता है कि वो चारों तरफ भाग जाएं। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो शायद उनके पास बचने का चांस हो, लेकिन आटो उनका पीछा भी नहीं करती क्योंकि उसे इतनी मेहनत करने का कोई शौक नहीं था और अगर वो पहले चले गए होते तो उसे अपनी इतनी एनर्जी भी ना वेस्ट करनी पड़ती। वहीं लोनियस पीछे रुक गया था ताकि वो आटो को उनके पीछे ना जाने दे। लोनियस फिर से अपनी होली स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से आटो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान था कि आटो भी सेम टेक्निक का यूज कर रही थी और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी तरह का एक इविल क्रीचर होली स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है। नॉर्मली ऐसा नहीं कर पाती मैं, पर जब मैंने वर्डल को मारा मैंने उसके सारे एक्सपीरियंस और स्वॉर्ड टेक्निक को ऑब्जॉर्व कर लिया और अब मैं उतनी ही स्किल्ड हूँ जितना वो था। जिसके बाद वो वर्डल की टेक्निक का यूज करके लोनियस के ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है कि वर्डल सच में कमाल का स्वॉर्ड्समैन था, लेकिन उस गधे की बेवकूफी की वजह से वो मारा गया। क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम अपनी बीवी और बच्चों के पास कैसे जाओगे? ये सुन के लोनियस हैरान हो जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो उसकी ताकत और टेक्निक को ऑब्जॉर्ब नहीं कर रही है बल्कि उसने वर्डल की मेमोरीज को भी ऑब्जॉर्ब कर लिया है। अगर ऐसा है तो वो समय के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती रहेगी। क्या तुम जानना चाहोगे वर्डल मरने से पहले क्या सोच रहा था? अपनी मौत को सामने देखकर भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उसके साथी किसी तरह जिंदा यहाँ से बचकर चले जाएं। लोनियस कहता है कि उसकी विल अभी भी जिंदा है क्योंकि वो मर्सनरीज यहाँ से बचकर जा चुके हैं, लेकिन आटो उसे बताती है कि वो खुद उनके पीछे नहीं गई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा बचे हैं, वो सब के सब मारे जा चुके हैं। उसके ऑर्डर पर डार्क एल्व्स ने पहले ही सभी मर्सनरीज को मार दिया है। ये सुन के गुस्से में लोनियस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसका ऑब्वियसली कोई भी असर नहीं होता और आटो उससे कहती है कि अगर उसने वर्डल की बातें मान ली होती वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ घर पर होता। पर तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद तुम्हारी फैमिली भी मारी जाएगी और मैं उन्हें तब तक तड़पाऊंगी जब तक कि वो मौत की भीख नहीं मांगने लगेंगे। जिसके बाद मैं उन सभी विलेजेस में जाऊंगी जिनसे होते तुम यहाँ पर आए हो और उन सभी को भी मार दूंगी। और जब वो पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, भगवान में विश्वास रखते हो और अपनी फैमिली से प्यार करते हो, पर मुझे ऐसे ही इंसानों से नफरत है जो हमेशा खुद को सही मानते हैं। जिसके बाद वो उसे मार देती है और बाकी एल्व्स जाकर उसे बताते हैं कि उन्होंने बाकी सभी लोगों को भी मार दिया है। जिया उससे पूछता है कि जो वो सब कह रही थी वो सच में करने वाली है, पर आटो उससे कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी, वो भला ये सारी चीजें क्यों करेगी और अब उसे यहाँ से जल्दी से जाना था क्योंकि उसे अपने मास्टर को कोई चीज बतानी है। फाइट के शुरू होने से पहले वर्डल ने आटो को एक विच बुलाया था जबकि वो एक हीरो है और उसने नॉर्थ में विच होने के बारे में भी कुछ कहा था, लेकिन टाकुटो ने गेम में कभी भी विच क्लास के बारे में नहीं सुना था तो उन्हें लगता है कि ये दुनिया उनके गेम से अलग है। लेकिन इस चीज का आटो को फायदा भी हो रहा है क्योंकि गेम में वो बस हराए हुए अपोनेंट्स की एबिलिटीज को छीन पाती थी, लेकिन अब वो उनकी मेमोरीज को भी छीन सकती है, जिसकी वजह से बिना कुछ किए उन्हें कोआलिया की सिचुएशन का भी पता लग गया है। उनकी ज्यादातर आर्मी अभी नॉर्थ में फंसी हुई है और वो लोग विच के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते। बस उन्हें इतना पता है कि वो एक बड़ी आर्मी जितनी तबाही मचा रही है और वो लोग उसे अराकिनो द स्लर्पिंग विच के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम विच को देखते हैं जिसने चारों तरफ तबाही मचा रखी है और वो मरे हुए लोगों को भी कंट्रोल कर सकती है। वहीं टाकुटो को लग रहा था कि नॉर्थन विच कुछ समय पहले ही वहां पर आई है तो शायद वो भी उन्हीं की तरह इस दुनिया में भेजी गई है और उसकी ताकत भी एक हीरो यूनिट जितनी है। उसके एक्शन से वो भी इविल लग रही है तो टाकुटो उससे बात नहीं करना चाहता था, पर क्योंकि उसकी ताकत एक हीरो जितनी है वो भी अपने हीरो को समन करना चाहता है और वो अब इसला की जगह एक कॉम्बैट वाले हीरो को समन करना चाहता है। वहीं टाकुटो अब अपनी पॉलिसीज को चेंज करना चाहता है क्योंकि वो विच और कोआलिया उनके दुश्मन होने वाले हैं तो उनके साथ भी एक नेशन होनी चाहिए। ईस्ट की न्यूट्रल नेशन उनका साथ जरूर देगी अगर इसमें उसका फायदा होगा और पैलेस के कंप्लीट होने के बाद वो उस नेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है जिस दौरान वो अपनी फोर्सेस की ताकत को भी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ ईस्ट की एक सिटी में बारबेरियंस अटैक कर रहे हैं तभी स्टाफ होल्डर उन बारबेरियंस के ऊपर लाइटनिंग से अटैक कर देती है और सबसे कहती है कि वो जल्दी से रीइंफोर्समेंट्स को लेकर आए। वहीं आटो थोड़ी दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने उन पैलेडिन्स के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर टाकुटो कहता है कि वो इन सब के बारे में ना सोचे और वो रियलाइज करती है कि भले ही टाकुटो काइंड हो लेकिन वो एक इविल बीइंग भी है तो इन सब से उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि टाकुटो का पैलेस बनकर तैयार हो गया है और उसके नेशन में सारी चीजें बड़ी ही स्मूथली चल रही हैं। वहीं आटो उससे कह रही थी कि जल्द ही उसका पैलेस इतना बड़ा होगा कि वो आसमान
को छूने लगेगा, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो यहाँ का किंग है, लेकिन उसके पास एक भी सर्वेंट नहीं है। टाकुटो को भी लगता है कि वो किंग है और उसके पास सर्वेंट ना होना बहुत ही अजीब लगेगा। तो वो आटो से कहता है कि वो ऐसा सर्वेंट लाए जिससे बात करना आसान हो, क्योंकि उसे बात करना नहीं आता। उस मीटिंग के बाद से उसने अपनी जनता से बात भी नहीं करी है, पर आटो उसे याद दिलाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सभी लोगों को एक काली एनर्जी जैसा दिखता है और अब उसके पास एक प्लान था। आटो को इतना एक्साइटेड देखकर टाकुटो को डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है वो जो चाहे कर सकती है। इसके बाद वो तीनों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि वो टाकुटो के लिए विलेज की सारी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आए। ये सुन के टाकुटो के साथ साथ वो तीनों भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन मोल्टर को लगता है कि जो वो समझ रहे हैं शायद वो ऐसा नहीं कहना चाहती और उससे पूछती है कि वो यंग लड़कियों को क्यों बुला रहा है। आटो कहना चाहती थी कि यंग लड़कियों के साथ टाकुटो को बात करने में आसानी होगी, पर इतना लंबा चौड़ा कहने की जगह वो कहती है कि वो यंग लड़कियों को पसंद करता है। टाकुटो देखता है कि सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है और वो खुद ही उन तीनों को सारी चीजें समझा देता है और वो यंग गर्ल्स को अपने सर्वेंट की तरह इसलिए बुला रहा है ताकि उनके रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज हो सके, क्योंकि वो बाकी के वर्कर्स को उनके इंपॉर्टेंट काम से नहीं हटाना चाहता। तो वो बच्चे जो बाकी के काम नहीं कर सकते वो उसके सर्वेंट बन सकते हैं और वो बच्चों से बात करने के लिए और खेलने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसने एक चीज के बारे में नहीं सोचा था कि वो सभी नॉर्मल लोगों को भयानक दिखता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे रो रहे थे। इन सब की वजह से टाकुटो को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन विलेज में ऐसे कोई बच्चे हैं ही नहीं जो कि किंग को देखकर नहीं डरेंगे। तो जिया मोल्टर से पूछता है कि क्या उसने किंग को ट्विन से मिलवाया है, पर मोल्टर कहता है कि वो किंग के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होंगे और आटो के पूछने पर बताता है कि वो दोनों बच्चियां अनाथ हैं और भले ही वो तेज हैं पर मुसीबत खड़ी करती रहती हैं। आटो को लगता है कि अगर वो समझदार हैं तो किंग की सर्वेंट तो बन ही सकती है और वो उन्हें बुलाने को कहती है। इसके कुछ देर बाद वो दोनों ट्विंस पैलेस में पहुंच जाती है, जिनमें से एक का नाम कारिया है और दूसरी का मारिया। और जहां कारिया पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही थी, मारिया टाकुटो से ऐसे बात करने लगती है जैसे वो उसका बिछड़ा हुआ दोस्त हो। आटो कारिया से उसके शरीर वाले निशान के बारे में पूछती है। कारिया बताती है कि कुछ समय पहले उसे एक बीमारी हुई थी और भले ही वो ठीक हो गई है, लेकिन वो निशान अभी भी उसके शरीर पर हैं। जिसके बाद आटो पूछती है कि मारिया के साथ क्या हुआ था। कारिया बताती है कि उसके साथ बहुत भयानक हुआ था, उसने अपनी माँ को खा लिया। हम लोग उनकी मदर के सैक्रिफाइस को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये सुन के टाकुटो याद करता है कि वो एल्स काफी लंबे समय से ट्रैवल कर रहे थे, यानी जब उनके लोग भूखे पड़े थे तो उनकी मदर ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और जबरदस्ती अपनी माँ को खाने के बाद मारिया का दुनिया की तरफ नजरिया ही बदल गया है, जिसकी वजह से आटो को लगता है कि वो टाकुटो के लिए एक अच्छी सर्वेंट नहीं बनेगी। लेकिन तभी मारिया उसकी तरफ जाने लगती है और कहती है कि उससे टाकुटो बिल्कुल सफेद दिखता है। ये सुन के टाकुटो हैरान हो जाता है क्योंकि ज्यादातर लोग उसे ब्लैक एनर्जी की तरह देखते हैं। क्या तुम मुझे सर्व करने के लिए तैयार हो? मारिया कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। जिसके बाद वो कारिया से पूछता है। वो कहती है कि उसकी छोटी बहन होने के नाते वो भी उसके साथ आएगी। तो ये तय हुआ, अब से तुम दोनों मेरा ध्यान रखोगी। उन दोनों के वहां से जाने के बाद मोल्टर उसके पास आता है और उसे बताता है कि उनकी मदर के मौत के बाद से उन्होंने कोई भी इमोशन फील नहीं किया था। तो वो टाकुटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ पेशेंट रहे। इसके बाद वो दोनों अपनी ड्यूटीज को शुरू कर देते हैं, पर जब मारिया उसके लिए पानी ला रही थी वो गलती से पानी उसके ऊपर ही गिरा देती है। कारिया उसे पोंछते हुए फिर से माफी मांगने लगती है और हमें पता चलता है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। उसी वक्त वहाँ पर आटो भी पहुंच जाती है और मारिया को डांट लगाने लगती है, लेकिन टाकुटो उससे कहता है कि वो उनके ऊपर इतना गुस्सा ना करे। तो वो शांत हो जाती है और टाकुटो को बताती है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और क्योंकि वो दोनों उसके अटेंडीज हैं तो वो भी उसके साथ जाएंगी। इसके बाद वो सभी लोग मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ सबसे पहले रिपोर्ट एमल देती है। वो बताती है कि पैलेस का कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है, तो काफी वर्कर्स फ्री हैं और सामान भी काफी पड़ा हुआ है, तो वो नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो टाकुटो और आटो उससे कहते हैं कि वो क्लिनिक पर काम करना शुरू कर सकती है। जिसके बाद मोल्टर की बारी थी, जो उन्हें बताता है कि उसने मिलिट्री मैजिक बना लिया है और ट्रेनिंग के बाद बाकी के लोग भी उसे कास्ट कर पाएंगे और वो उस रून माना का यूज करके जो कि पैलेस बनाता है उससे पावरफुल मैजिक को भी कास्ट कर सकते हैं। आटो उसे कहती है कि अभी के लिए वो मैजिक स्किल ट्री के 6 मेजर एलिमेंट्स पर रिसर्च पर फोकस करे। इसके बाद जिया बताता है कि आर्मी के पास टोटल 5 स्काउट बग हैं। वो फॉरेस्ट के एरिया की बाहर की जांच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो पूरा एरिया प्लेन है और अगर वो वहाँ बग्स को भेजते हैं तो उनके बारे में लोगों को पता लगने का खतरा बढ़ जाएगा। आटो उसे कहती है कि फॉरेस्ट के बारे में उन्हें जितना पता लगना था पता लग चुका है, तो वो सारे बग्स को फॉरेस्ट की बाउंड्री के पेट्रोल पर लगा दे। मीटिंग को खत्म करके टाकुटो वापस आ रहा था, लेकिन तभी मारिया उससे टकरा जाती है और सारे मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स नीचे गिर जाते हैं। कारिया आकर उससे माफी मांगती है और पेपर को उठाने में मदद करने लगती है, लेकिन उठाने के चक्कर में वो एक पेपर को फाड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि टाकुटो उन पर गुस्सा करेगा, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचें और अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों उसके पास आती हैं और पूछती हैं कि क्या वो बुरा इंसान है, क्योंकि वो लगातार इतनी गलतियां कर रही हैं और अगर कोई बुरा इंसान होता तो वो उन्हें मार चुका होता। तुम्हें क्या लगता है अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? एक अच्छा इंसान बस अच्छे काम करता है और बुरा इंसान
इंसान सिर्फ बुरे काम करता है। तुम आदि सही हो। अच्छे इंसान को हमेशा अच्छे काम करना और सच बोलना पड़ता है, लेकिन बुरा इंसान हमेशा बुरे काम नहीं करता। वो बस मतलबी होते हैं जो बिना दूसरों की फीलिंग के बारे में सोचे अपने मतलब की चीजें करते हैं। तो मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ जितना मर्जी काइंड हो सकता हूँ। वैसे भी मुझे पता है कि तुम लोग जानबूझकर गलतियाँ कर रहे हो। वो उसे बताती हैं कि वो सारी गलतियां इसलिए कर रहे थे ताकि वो गुस्से में आकर उनकी जान ले ले, क्योंकि जो उन्होंने किया है उन्हें नहीं लगता वो जीना डिजर्व करते हैं। मैं जानता हूँ जिस चीज से तुम गुजरे हो उसके बाद जीना मुश्किल है। मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, तुम्हारी मदर ने जब खुद को सैक्रिफाइस किया होगा वो चाहती थी कि तुम जिंदा रहो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए ताकि तुम्हारी मदर का सैक्रिफाइस बर्बाद ना हो जाए। ये आसान नहीं होने वाला है, पर मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। ये सब सुनकर वो दोनों इमोशनल हो जाती हैं और उसे गले लगाती हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर आटो आती है जो देखती है कि वो दोनों लड़कियां उसके थ्रोन पर सो रही हैं। वहीं आटो उसके लिए अपने बगल वाली सिटी की रिपोर्ट लेकर आई थी। वो एक मल्टीरेशियल नेशन फॉरेन गॉन की सिटी है। वो नेशन न्यूट्रल है और मोस्टली उसमें ह्यूमंस और बीस्टमैन रहते हैं और इस सिटी का नाम ड्रैगन टैन है। अगर उसमें मिक्स्ड रेस रहते हैं तो शायद वो हमारी बात सुन सकते हैं, लेकिन वो नेशन से इतनी दूर क्यों है? आटो उसे बताती है कि वहाँ पर ड्रैगन वेन माइन है जो कि माना प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी उस सिटी को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। और अभी ड्रैगन टैन के ऊपर बारबेरियंस जैसे ओगर्स और गॉब्लिन्स अटैक कर रहे हैं और अभी तक उनकी कंट्री से वहाँ पर कोई भी रिइंफोर्समेंट नहीं पहुंची है और उन्हें उनसे लड़ने में काफी मुश्किल हो रही है। टाकुटो को लगता है कि इस दौरान वहाँ पर कई रेफ्यूजीज भी होंगे और अगर वो उन्हें शरण देते हैं तो इनसे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी और ड्रैगन टन से अच्छे रिलेशन भी बनेंगे, जिसके बाद ड्रैगन वेन माइन पर कब्जा करने में आसानी होगी। तो वो आटो को उन सब से बात करने के लिए भेज देता है, लेकिन जब वो सिटी की तरफ जा रहे थे उनके सामने कुछ बीस्टमैन आते हैं। बीस्ट किन का लीडर उन्हें देखकर डरा पड़ा है क्योंकि वो इतने ज्यादा डार्कनेस से कवर्ड है कि वो उन्हें अपनी आंखों से दिख रही है। कपोली सभी को शांत रखने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके आदमी इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो डर के मारे कभी भी अटैक कर सकते हैं। वहीं उन्हें माइनोग्रा के एक्सिस्टेंस को अभी भी सीक्रेट रखना था, तो वो उन सबको मारने के लिए तैयार थी। लेकिन इस बालक पेपे को सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा था और वो आटो का नाम पूछकर सीधा उससे बात करने लगता है, जो देखकर आटो इतनी ज्यादा हैरान थी कि वो उन्हें अभी ना मारने का डिसाइड करती है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि वो सभी लोग असल में ड्रैगन टन से आए हैं, तो वो उन सभी को किंग ऑफ माइनोग्रा से मिलवाने लेकर जाती है। वहीं कपोली की फटी पड़ी थी क्योंकि अगर कोई आटो जैसी चीज को कमांड कर रहा है तो वो तो और भी ज्यादा भयानक होगा। और जब वो टाकुटो के सामने खड़ी थी, जितना उसने सोचा था वो उससे भी भयानक निकलता है क्योंकि उसके सामने सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था और कुछ भी नहीं। और अब उसे लगने लगता है कि उसने गलती कर दी। आटो से मिलने से पहले उनके ऊपर एक जायंट ने अटैक कर दिया था, पर पेपे ने ग्रास मैजिक का यूज करके उस जायंट को हरा दिया, लेकिन वो दिमाग से अभी भी पैदल है। तो उस जायंट को खत्म करने की जगह वो उसके ऊपर चढ़कर अपनी तारीफ की मांग करने लगता है। तो वो जायंट फिर से खड़ा होकर पेपे के ऊपर अटैक करने वाला था, पर उसी वक्त कपोली मड और ग्रास मैजिक का यूज करती है और उसे एक बड़े से पत्थर से बांध देती है। जिसके बाद वो उस गधे को डांट लगाने लगती है क्योंकि फ्यूचर में उसके ऊपर कई जिंदगियां निर्भर होने वाली हैं। वो कहता है कि वो आगे से ध्यान रखेगा, पर उसे देख के नहीं लगता कि उसे कुछ भी समझ आ रहा है। वहीं बारबेरियंस अगर ड्रैगन टन पे हमला करते रहे तो जल्द ही उनकी पूरी सिटी खत्म हो जाएगी और उन्हें अभी तक नहीं पता कि वो अटैक्स करवा कौन रहा है। उन्हें बस एक ही क्लू मिला था और वो ये था कि अकर्स लैंड में एक कैलामिटी के होने के रूमर्स फैल रहे हैं, इसलिए वो पेपे को लेकर वहां इन्वेस्टिगेट करने जा रही थी। लेकिन अब उसे पछतावा होने लगता है क्योंकि उस मंदबुद्धि की एक हरकत उन सबकी जिंदगी पर खतरा डाल सकती है। तभी अचानक से पेपे माइनोग्रा के किंग से बात करने लगता है। क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? ये सुन के कपोली की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ऐसे बात करने से ही किंग उनकी जान ले सकता था और वो डर के मारे टाकुटो से माफी मांगने लगती है। लेकिन असल में टाकुटो खुश था और कहता है कि वो उससे बात जरूर करना चाहेगा। इसके बाद उन सभी को खाने पर बिठाया जाता है जहाँ कारिया कपोली के लिए एप्पल जूस लेकर आती है। उससे चखकर कपोली हैरान हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा जूस नहीं पिया था और यहाँ के ग्लास की क्वालिटी कॉन्टिनेंट के बेस्ट वर्कर से भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वो जूस पेपे को भी बहुत अच्छा लगता है और वो एक और गिलास मांग रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान भटक जाता है और जिया के पास जाकर उसके मसल्स की तारीफ करने लगता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक को मोल्टर को दिखाने लगता है। वहीं जो भी वो कर रहा था सब उसे करने देते हैं क्योंकि टाकुटो को उसकी हरकतें अच्छी लग रही थी। वहीं टाकुटो एक दोस्त बनाकर खुश था, लेकिन उसे नहीं पता कि दोस्त के साथ किया क्या जाता है। और जब वो कपोली से डांट खा रहा था, टाकुटो उससे पूछता है कि क्या वो गेम खेलना चाहेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली वो तैयार हो जाता है और वो दोनों बैठकर गेम खेलने लगते हैं। सबसे पहले वो पेपे का बनाया हुआ गेम खेलते हैं जब वो दो छोटे ग्रास को लेकर एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, ये देखने के लिए कि किसका ग्रास ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो अलग अलग गेम्स खेलते रहते हैं और वो टाकुटो के बनाए हुए भी गेम्स खेलता है और कहता है कि उसे बहुत मजा आया और वो इन गेम्स को ड्रैगन टन में बेच सकता है। मुझे अपनी फ्रेंडशिप को साइड करके एक ट्रेड रिलेशनशिप बिठानी होगी माइनोग्रा के रूलर की तरह। सारा खाना पीना खत्म होने के बाद आटो उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर
पर क्यों आ रहे थे। कपोली उन्हें बताती है कि उनकी सिटी पर लगातार बारबेरियंस अटैक करते जा रहे हैं, जबकि वो लार्ज सिटी से दूर रहते हैं और वो इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आई थी। क्या तुम इन्वेस्टिगेट किस लिए करने आई हो? क्योंकि तुम्हारी मिलिट्री पावर्स बहुत कम है। ये सुन के कपोली घबरा जाती है, क्योंकि अगर उन्हें पता लगा कि उनकी मिलिट्री की क्या हालत है तो शायद माइनोगरा नेगोशिएट करने की जगह उनकी सिटी पर कब्जा ही कर ले। नहीं, हमारी मिलिट्री अभी भी स्ट्रॉन्ग है, हम उन सबको आसानी से हरा सकते हैं, पर फिर भी इसके बारे में पता करना जरूरी था। ये सुन के सभी लोग कन्विंस हो जाते हैं कि उनकी मिलिट्री पावर काफी स्ट्रॉन्ग होगी। आप ये क्या कह रही हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर हमने उन बारबेरियंस के आने की वजह का पता नहीं लगाया तो हमारी सिटी खत्म हो जाएगी। ये सब देखकर आटो को उसके लिए बुरा लगने लगता है, पर वो उसे समझाती है कि उनका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। वो अभी के लिए अपने नेशन पर ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन बारबेरियंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्रैगन टन के तबाह होने के बाद वो इसी फॉरेस्ट की तरफ आएंगे। वो जितनी हो सके उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें ड्रैगन वेन चाहिए। लेकिन उन्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो ड्रैगन वेन की ओनरशिप उनके साथ शेयर करने को तैयार हैं, क्योंकि अभी उन्हें ज्यादा माना नहीं चाहिए, लेकिन एलिमेंटल कन्वर्जन का उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए। कपोली ये सुनकर हैरान थी कि उनके पास माना एनर्जी को एलिमेंटल एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने में ड्रैगन टन को 10 साल और लगने वाले हैं। क्योंकि माइनोगरा उनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने में उनका भी फायदा होगा। लेकिन आखिरी डिसीजन पेपे का होने वाला है, क्योंकि वो यंगेस्ट स्टाफ बेयरर है और ड्रैगन टन का फ्यूचर रूलर। और पेपे कहता है कि वो माइनोगरा के हर इंसान के साथ दोस्त बनना चाहता है। कुछ समय बाद वो मीटिंग बुलाते हैं ताकि वो उनके अलायंस की टर्म्स को डिस्कस कर सकें। माइनोगरा खाने पीने वाली चीजों को उनकी तरफ भेजेगा, जिसके बदले में वहाँ से वो मेटल की चीजें और डेली की जरूरत का सामान मंगवाएंगे। और उन्हें इन सब के लिए पेपे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने सच ना बताया होता तो वो कभी इतनी आगे बढ़ते ही नहीं, और इससे पहले माइनोगरा उनकी कंट्री की मदद कर पाती, वो कब की डिस्ट्रॉय हो गई होती। तभी मारिया और कैरिया उससे पूछती हैं कि ड्रैगन टन किस तरह की नेशन है। ये सुन के वो लोग रियलाइज करते हैं कि वो तो उस नेशन के बारे में कुछ जानते ही नहीं, और बिना उनके बारे में पता हुए वो उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, तो उन्हें उनके बारे में और भी चीजें जाननी होगी। ये सुन के वो दोनों कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो दोनों जाएंगी, पर टाकोटो मना कर देता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खतरा होगा। पर वो किसी इंपॉर्टेंट बंदे को भी नहीं भेज सकता था, क्योंकि वो नेशंस के बीच प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। वहीं वो दोनों लड़कियां जाने की जिद करने लगती हैं और आखिर में वो मान ही जाता है। वहीं ये सब देखकर आटो जेलस फील करने लगती है, क्योंकि वो किसी और की क्यूटनेस की वजह से मान चुका था। और जब वो वापस थ्रोन रूम में आता है, आटो अभी भी गुस्से में थी। तो मारिया टाकोटो से कहती है कि जो भी वो फील कर रहा है वो सच सच उसे बता दे। माफ करना अगर किसी वजह से तुम्हें बुरा लग रहा हो तो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। जो तुम मेरे लिए करती हो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो और तुम्हारे अलावा मैं किसी और को नहीं चुनूंगा। ये सब सुन के आटो उसके साथ एक शादीशुदा जिंदगी इमेजिन करने लगती है, जिसके बाद टाकोटो उन दोनों को क्लिनिक में लेकर जाता है, जहाँ वो प्लेग डॉक्टर्स को बॉडीगार्ड्स की तरह उनके साथ भेजने वाला था। वो तीनों अंदर जाते हैं और सारे प्लेग डॉक्टर्स टाकोटो का स्वागत करते हैं, और वो लोग सिर्फ दिखने में ही भयानक थे, असल में वो चुलबुले से हैं और खुशी खुशी अपने किंग का स्वागत करते हैं। आटो उनके स्वागत के तरीके को देखकर खुश होती है और कहती है कि वो किंग को सर्व करने लायक हैं। टाकोटो बताता है कि उसने पहले ही इन्हें बना लिया था ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में वो काम आ सके, और वो ट्विंस के लिए परफेक्ट बॉडीगार्ड होंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे मेडिक्स हैं और उन्हें लड़ाई करनी भी आती है। आटो डॉक्टर्स को बताती है कि वो ट्विंस के साथ ड्रैगन टन में जाएंगे, जहाँ उनका काम उनका ध्यान रखना है और ड्रैगन टन के कल्चर को ऑब्जर्व करना है। ये सुन के वो तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन उनका चिल्लाना उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा लगता है, जिसके बाद वो अजीबोगरीब सा डांस करके बताते हैं कि वो जितना हो सके ह्यूमन जैसा एक्ट करेंगे। उनकी डेडिकेशन से टाकोटो बड़ा खुश होता है और उन तीनों का नाम रखता है आकिरो, जीरो और साबुरो, जिसकी वजह से वो मेडिक्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं मारिया भी उन तीनों के साथ नाचने लगती है, लेकिन कारिया को वो सब के सब बहुत अजीब लग रहे थे। दूसरी तरफ ड्रैगन टन की मेयर बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसका काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंटिक को लगा था कि अगर वो अपनी कंट्री को छोड़कर ऐसी जगह में जाएगी जो न्यूट्रल है तो उसकी जिंदगी बहुत शांति भरी बीतेगी, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा काम है कि उसकी आंखों के नीचे झुर्रियां आने लगी है और बेचारी के पास बॉयफ्रेंड ढूंढने का भी समय नहीं है। उससे ज्यादा उसे इस बात का गुस्सा है कि सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब डार्कनेस की फोर्सेस के साथ उसे काम करना पड़ेगा। उसी दौरान उसकी असिस्टेंट वहां आ जाती है, तो उसे देखते ही वो अपना हुलिया सुधार लेती है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि कुछ लोग बिना अपॉइंटमेंट के उससे मिलना चाहते हैं। एंटिक ये सुनकर भड़क जाती है और कहती है कि वो उन सबको वापस भेज दे, लेकिन जब असिस्टेंट बताती है कि वो माइनोगरा से आए हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनसे मिलने चली जाती है। वहां जाने पर वो दोनों ट्विंस को देखती है, जिनके पीछे वो डरावने मेडिक्स थे। उनके ऑरा की वजह से एंटिक घबरा जाती है, लेकिन वो फिर भी हंसती हुई उनका स्वागत करती है और वो दोनों लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। लेकिन एंटिक को अभी भी उनके ऊपर शक था, क्योंकि उसने डार्क एल्फ असैसिन्स के बारे में सुना है और ऊपर से वो मास्क पहने हुए लोग। उसे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और ऊपर से उन्होंने 2 बच्चों को क्यों भेजा है। तभी एंटिक को याद आता है कि कपोली ने उसे 2 ट्विंस के
बारे में बताया था जिन्हें माइनोग्रा का राजा खुद एजुकेट कर रहा है ताकि वो फ्यूचर लीडर बन सके। और वो रियलाइज करती है कि उसके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं और यहाँ पर अगर वो कुछ भी गड़बड़ करती है तो उसकी पूरी कंट्री खतरे में आ जाएगी। वो घबराई हुई उनसे पूछती है कि उनकी यहाँ पर आने की वजह क्या है, लेकिन उन दोनों में से कोई जवाब दे ही नहीं पाता। तभी जीरो उनसे कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि पेपे ने उन्हें खेलने के लिए बुलाया था और ये इनफॉर्मल विजिट है जहाँ वो उनके कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं। ये सुन के एंटिक खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे उन बच्चियों के साथ नेगोशिएट कुछ नहीं करना है। जिसके बाद एंटिक उन्हें शहर दिखाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ टाकोटो ये सारी चीजें मैडिक्स की आंखों के थ्रू देख रहा था। सारा दिन सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद शाम को वो अपने होटल के रूम में जाते हैं। कारिया और मारिया डिस्कस कर रही थी कि यहाँ के लोग बाहर के एनिमी से काफी डरे हुए हैं, ऊपर से खाने की भी यहाँ पर कमी है। मैडिक्स ये सब सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं और वो उन्हें एक सफेद फ्लावर देते हैं जो कि उन्हें मार्केट में मिला था। और कारिया बताती है कि एक तरह का नशीला प्लांट है और लगभग हर नेशन में इसे उगाना बैन है, लेकिन फिर भी ये ड्रैगन टन के मार्केट में बेचा जा रहा है। अगले दिन वो सब ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां जमीन से क्रिस्टल्स निकले हुए थे और जीरो उन्हें बताता है कि ये ड्रैगन वेन माइन है जिसे मिट्टी से छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसे पूरी तरह से वो भी नहीं ढक पाए। इसके बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम वेस्टा कर्कलेन है। वेस्टा बताता है कि वो एक मर्चेंट है और वो उनके साथ बिजनेस करना चाहता है। मैंने सुना है कि तुम्हारा नेशन भी इस जगह को जॉइंटली कंट्रोल करेगा, तो क्या तुम मेरे साथ पर्पल ग्रास उगाना चाहोगे? इसमें तुम्हारे किंगडम का बहुत फायदा होगा क्योंकि वो महंगे दाम पर बिकते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा शेयर दे दूंगा और इसके अलावा तुम्हारे किंग को और भी ऑफरिंग दूंगा। वो लड़कियां उससे पूछती हैं कि बाकी ऑफरिंग से उसका क्या मतलब है। वो चीजें डिस्कस करने के लिए ये सही जगह नहीं है। सूरज ढलने के बाद इस जगह पर पहुंच जाना। इसके बाद वो दोनों एंटिक के साथ बैठी हुई थी और कहती हैं कि अगर उसे किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो वो उनसे कह सकती है। अगर ऐसा ही है तो माइनोग्रा के किंग के सामने मेरी तारीफ कर देना। वो बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर वेस्टा दो लोगों के साथ आ जाता है। तो तुम दोनों ने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं ही तुम्हारे पास आ गया। ये सुन के एंटिक सोचने लगती है कि अगर फोर्सेस ऑफ डार्कनेस वेस्टा जैसे घटिया लोगों के साथ काम करने लगे तो ये सिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी कारिया कहती है कि वो उस जैसे लोगों के साथ कभी काम नहीं करेंगे। जिसके बाद वो एंटिक से पूछती है कि अगर वो इनके साथ कुछ भी करते हैं तो उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एंटिक कहती है कि वो इनके साथ जो चाहे कर सकती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वेस्टा उसी पर्पल ग्रास का एक इंजेक्शन निकालता है जिसके एक डोज से ही किसी भी इंसान को उसकी लत लग जाती है और वो उसके बिना नहीं जी सकता। वो लड़कियां उसे वार्न करती है कि अगर उसने उन्हें हाथ भी लगाया तो वो माइनोग्रा का दुश्मन बन जाएगा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डोज से ही तुम मेरी गुलाम बन जाओगी और फिर वो ठरकी टाकोटो भी मेरी हर बात को मानेगा। इसके बाद वो दोनों लड़कियों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी तलवार उसके पास के ही दीवार में घुस जाती है। ये देख के वो डर जाता है और देखता है कि वो दोनों बुरी तरह से मर चुके थे। दूसरी तरफ एमेलाटो से पूछती है कि उन्होंने मेडिक्स को ही गार्ड्स की तरह क्यों भेजा। आटो बताती है कि वो ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस दोनों को ही पसंद करते हैं और वो ह्यूमंस को हील करने में और मारने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। दूसरी तरफ उन मेडिक्स ने उन दोनों को मार दिया था और वो उनकी खाल को उतार कर खुद पहनने की बातें करने लगते हैं। ये देख के वेस्टा और एंटिक दोनों ही डर जाते हैं। वेस्टा उनसे दया की भीख मांगने लगता है पर कारिया कहती है कि उसने उनके किंग की बेइज्जती की है और वो इसके लिए कभी उसे माफ नहीं कर सकती। उसके किंग ने उसे बताया था कि वो इविल हैं, यानी वो जो चाहे कर सकते हैं और इसी फ्रीडम से वो मेडिक्स को उसे मारने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद वो तीनों उसे भी मार देते हैं। जिसके बाद वो तीनों ह्यूमंस की स्किन पहनकर अजीब तरीके से पोज देने लगते हैं। मारिया उनसे कहती है कि वो बिल्कुल ह्यूमंस लग रहे थे। दूसरी तरफ कारिया एंटिक से माफी मांग रही थी उस बेचारी को सदमा देने के लिए और पूरे रूम को लाल लाल पेंट करने के लिए। पर एंटिक घबराई हुई कहती है कि वो इसके बारे में फिक्र ना करे, वो यहाँ की साफ सफाई करा लेगी। ये देख के कारिया खुश हो जाती है पर इसकी वजह से एंटिक को और ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि इतनी मौतों के बावजूद भी उन दोनों लड़कियों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। इसकी वजह से डर के मारे वो सूसू कर देती है। ये देख के वो तीनों मेडिक्स भी सूसू करने वाले थे क्योंकि वो इस शर्म का बोझ सिर्फ मेरे को नहीं उठाने दे सकते। लेकिन तभी कारिया उन तीनों को किक मारती है और कहती है कि वो चुपचाप एक जगह बैठ जाएं। इसके बाद आटो टाकोटो को डांटने लगती है क्योंकि उन दोनों लड़कियों को उसने कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे दी है। उसके पास बहुत समय था टेलीपैथी से उन दोनों को रोकने का, लेकिन उसने नहीं रोका। मैं उन्हें डांट नहीं लगाना चाहता था, फिर कहीं वो मुझसे नफरत करने लगते। आपने अपने आप को समझ क्या रखा है? उन दोनों के बाप हो क्या? इसके बाद वो दोनों ट्विंस और तीनों मेडिक्स को भी डांट लगा रही थी और कहती है कि जब तक कि वो सब अपना एक माफीनामा नहीं लिख देते वो इस जगह से नहीं हिलेंगे। इसके बाद उन सब की मीटिंग बैठती है जहां वो लोग ये डिसाइड करेंगे कि ड्रैगन टान का क्या करना है। लेकिन मीटिंग शुरू करने की जगह वो फिर से उन सबको डांट लगाने लगती है। बाकी लोग उसे समझाते हैं कि अभी ड्रैगन टन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन दोनों की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन टन की हालत काफी बुरी है, वहाँ खाने की कमी है और गार्ड्स की भी, तो क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बारबेरियंस का अटैक है। गॉब्लिन्स और ऑर्क्स सिर्फ लो लेवल्स मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन हिल जायंट्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो लोग अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि ये मॉन्स्टर्स आखिर स्पॉन कहाँ कर रहे हैं। आटो कहती है कि वो कुछ लोगों के साथ ड्रैगन टन की मदद करने जाएगी। वो मॉन्स्टर्स भले ही लो लेवल हैं
हैं, पर आटो को उससे कुछ स्किल्स तो मिल ही जाएंगे, इससे उनकी कंट्री की ताकत बढ़ जाएगी। मॉल्टर कहता है कि वो भी उनके साथ जाएगा क्योंकि वो उनकी फाइट में भी मदद कर सकता है और साथ ही डिप्लोमेसी में भी, और वो साथ में कुछ अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर जाएगा। ये सुन के जिया को लगता है कि उसे और उसके सोल्जर्स को जाने की जरूरत ही नहीं है। तभी एमिल कहती है कि उसे नहीं लगता कि जिया खुद इस कंट्री को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो टाकुटो कहता है कि वो जल्द ही एक हीरो को समन करने वाला है, तो उन्हें माइनोग्रा के डिफेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के एल्व्स बड़ा खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि टाइमिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। प्लान के अकॉर्डिंग? अरे बस ये कोइंसिडेंस है, पर तारीफ हो रही है तो करो यार। इसके बाद हीरो को समन करने के लिए सारे रिसोर्सेज एक जगह पर इकट्ठा किए जाते हैं। समनिंग को परफॉर्म करने से पहले टाकुटो टेलीपैथी के जरिए आटो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है हम आइला को समन करेंगे तो क्या होगा? मुझे नहीं पता क्योंकि हम पहली बार हीरो को समन कर रहे हैं, बस वो आपकी बातें माने, लेकिन अगर वो आपके खिलाफ चाहती है तो मैं अपनी जिंदगी भी दांव पर लगाकर आपको बचाऊंगी। हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, पर अपनी जिंदगी खतरे में मत डालना, मैं तुम्हें दोबारा समन नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वो समनिंग रिचुअल को शुरू करता है और एक डार्क माना सारे रिसोर्सेज को खाने लगती है जो कि एक एग में बदल जाता है, और जब एग टूटता है उसके अंदर से कीड़ों की रानी आइला बाहर आती है। तभी आइला जोर से चिल्लाती है, इसकी वजह से टाकुटो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन इसके बाद वो अपना सर उसके सामने झुकाती है और उसे इस दुनिया में लाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? इसला कहती है कि उसे सब याद है, वो उसका किंग ईरा टाकुटो है। तभी उन दोनों के बीच आटो आ जाती है। क्या तुम सच में टाकुटो को सर्व करने वाली हो? लेकिन उसे देखकर इसला डरती नहीं बल्कि उसके सर को सहलाने लगती है और कहती है कि वो बहुत प्यारी दिख रही है। इसला को अभी भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो पैलेस में जाकर उसे सारी चीजें बता देते हैं। टाकुटो उससे कहता है कि वो यहाँ की इस डिफेंसेस को संभालेगी और उनकी अटैक हीरो आटो ड्रैगन टन में बारबेरियंस को। लेकिन आटो दुखी हो जाती है क्योंकि वहाँ जाकर वो टाकुटो को बहुत ज्यादा मिस करेगी। टाकुटो कहता है कि वो भी उसे मिस करेगा और वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद वो सभी ड्रैगन टन में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन आटो बहुत ज्यादा दुखी थी और बाकी लोग सोच रहे थे कि एक दो दिन की तो बात है, वो इतनी इमोशनल क्यों हो रही है जैसे माइक के छोड़ के जा रही हो। इसके बाद अगले दिन इसला देखती है कि टाकुटो दोपहर हो गई है फिर भी नहीं उठा है। ट्विंस उससे बताती है कि टाकुटो नॉर्मली दोपहर तक सोता है और अगर वो दोपहर में भी नहीं उठता तो वो या फिर आटो उसे जगा देते हैं। ये सुन के इसला टाकुटो को जगाती है। आप दोपहर तक सोते हैं और औरतों का इंतजार करते हैं खुद को उठाने के लिए, आप यहाँ के राजा हैं, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपसे आप रोज सुबह उठेंगे। इसके बाद वो टाकुटो की परमिशन मांगती है ताकि कारिया और मारिया उसे सारी जगह का टूर दे सके। इसला के ट्विंस के साथ जाते ही वहाँ पर ईमेल आ जाती है जो कि लेबर्स को जो नए असाइनमेंट्स दिए गए थे उनकी रिपोर्ट लेकर आई थी। ये देखकर टाकुटो नर्वस हो जाता है क्योंकि आटो के बिना वो पहली बार किसी और से बात कर रहा था। ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगले हफ्ते से तुम गैदरिंग के लिए कम लोगों को भेजना और उन्हें किसी और काम पर लगा देना। उसके जाते ही वहाँ पर जिया भी आ जाता है जो कि वॉरियर्स के नए ट्रेनिंग प्लान को अप्रूव कराने आया था। दूसरी तरफ दोनों ट्विंस इसला को टाउन का टूर दे रहे हैं। तभी वहाँ पर ईमेल आ जाती है जो कि इसला को देखते ही जिया की कंप्लेन करने लगती है जो कि ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स को बार बार तोड़ता रहता है जिससे उसके ऊपर काम का बोझ बढ़ जाता है और वो रोते हुए कहती है कि मोल्डर के जाने के बाद वो एक सेकंड के लिए भी नहीं आराम कर पाई है। इसला उसे शांत कराती है और कहती है कि वो बाद में उसे डांट लगाएगी। इसके बाद वो सभी लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं जहाँ सब ट्रेन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वहाँ जिया आता है वो सबकी तलवारों को तोड़ देता है और कहता है कि वो ऐसे कभी भी इस कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो सब बात की बातें हैं, उससे पहले तुम्हें इक्विपमेंट्स के अपने स्टॉक को चेक करना चाहिए। वो उसके सर पर हाथ रखती हुई कहती है कि अगर वो अपने मन को शांत रखता है तो वो एक बेहतर वॉरियर बन सकता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे और उन्होंने इसला के लिए वही बर्तन लाए थे जो कि बाहर की कंट्री से आए हुए लोगों के लिए होते हैं, लेकिन इसला उनके साथ ही बैठ जाती है और कहती है कि वो उन्हीं बर्तनों में खाएगी जिसमें कि वो लोग खाते हैं। उसका काम इस कंट्री यानी यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है और वो ये बेहतर तरीके से तभी कर पाएगी जब वो यहाँ के लोगों के नजरिए को समझ पाएगी। इसके बाद कारिया और मारिया उसके लिए बर्तन लेकर आते हैं जिसपे उन्होंने इसला की शक्ल बना दी थी। ये देख के वो बहुत खुश होती है और उनके सरों को सहलाने लगती है। रात को वो टाउन को पेट्रोल कर रही थी और सोच रही थी कि वो डिफेंसेस को कैसे इंप्रूव कर सकती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और एक ट्री हाउस के अंदर वो देखती है कि कारिया रो रही थी और मारिया उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। इसला उनसे पूछती है कि वो रो क्यों रहे हैं, तो कारिया बताती है कि वो सो नहीं पा रही क्योंकि उसे बार बार तब के सपने आ रहे हैं जब उनकी मॉम जिंदा थी और उठने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। ये सुन के इसला उन दोनों को गले लगाती है और कहती है कि अब से वो उनके साथ ही सोएगी ताकि जब उनकी नींद खुले वो उसे उनके साथ ही पाए। अगले दिन इसला टाकुटो के पास जाती है और कहती है कि उन्हें एक लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जिससे उनकी रिसर्च काफी तेजी से आगे बढ़ेगी, जिसके बाद वो बॉर्डर्स के आसपास लिविंग रीड्स प्लांट करेंगे जिससे जो भी जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करेगा वो उसे डैमेज करेंगे, जिसके बाद वो अंडे देगी जिससे और भी वर्कर इंसेक्ट्स पैदा होंगे। इसके बाद वो उससे आटो के बारे में पूछती है और क्योंकि टाकुटो आटो के साथ सेंसेस को शेयर कर सकता है वो देखता है कि अब वो बारबेरियंस के साथ लड़ने वाली है। वो मॉन्स्टर्स से
सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आटो अपने एक ही अटैक से उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। मेरेंटिक भी उसके साथ ही है और ये सब देखकर उसकी फटी पड़ी है और वो घबराते हुए उसे कहने लगती है कि ट्विंस के साथ उसने बहुत अच्छे से बिहेव किया था और उनका ध्यान भी रखा था। आटो समझ जाती है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, तो वो उससे कहती है कि वो यहाँ से जा सकती है, यहाँ पे वो अकेली सब कुछ संभाल लेगी। ये सुन के एंटिक बड़ी खुश होती है और जल्दी से वहाँ से दफा हो जाती है। इसके बाद कत्लेआम से वो थोड़ा सा ब्रेक लेती है और एक बीस्टमैन उसके लिए जूस लेकर आता है। मुझे तो लगा था कि यहाँ के लोग तुमसे बहुत डरेंगे, पर ये तो काफी स्मूथली जा रहा है। इसके लिए हमें पेपे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पेपे के नाम सुन के आटो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जब उसने उसके टेंटिकल्स देखे थे वो उसे ऑक्टोपस बुला रहा था। ये सुन के आटो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मना कर पाती, पेपे कहता है कि वो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए मेन किंगडम में जा रहा है। इसके बाद आटो बताती है कि वो बारबेरियंस बहुत कमजोर हैं, लेकिन उनके पास काफी अच्छी अच्छी एबिलिटीज थी। तभी वहाँ पर एक हिल जायंट आ जाता है, जो देखकर मॉल्टर हैरान था, क्योंकि उसने माना को सेंस ही नहीं किया, तो वो यहाँ पर आया कैसे। तभी वहाँ पर एंटिक आती है और बताती है कि वहाँ पर एक हिल जायंट आया है और वो आर्चर्स को प्रिपेयर करने जा रही है, पर आटो उसे रोक देती है और कहती है कि वो अकेली ही काफी है। जिसके बाद वो हिल जायंट की तरफ जाने लगती है। एंटिक को उसकी फिक्र होने लगती है। तुम उसकी फिक्र मत करो, उन जैसे मच्छरों के सामने उसे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, पर ऐसे ही खड़े होना काफी बोरिंग है। जिसके बाद वो मिलिट्री मैजिक का यूज करता है और बैटलफील्ड में डार्क मायास्मा लेकर आता है, जिससे इविल बीइंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं और बाकी के बीइंग्स कमजोर। इसके बाद आटो होली स्वॉर्ड आर्ट का यूज करके उस हिल जायंट को खत्म कर देती है, लेकिन उस हिल जायंट की बॉडी के गायब होते ही वहाँ पर कुछ गोल्ड कॉइन्स आ जाते हैं और इस बात को आटो टाकुटो को बताती है और कहती है कि जब उसने कॉइन्स को मोल्टार को दिखाया था, उसने भी कहा था कि ऐसे कॉइन्स को उसने पहले कभी नहीं देखा। जब टाकुटो उस कॉइन को देखता है, उसका क्रस्ट उसे जाना पहचाना लगता है और थोड़ी देर याद करने के बाद उसे पता लगता है कि वो ब्रेव क्वेस्टस की गेम का क्रस्ट है। इसके तुरंत बाद ही उन मॉन्स्टर की एक बड़ी सी आर्मी सिटी की तरफ जाने लगती है, जिन्हें की एक रॉक जायंट और ये कुपोषित व्यक्ति कंट्रोल कर रहा था। टाकुटो जब उन दोनों को देखता है, वो आटो से कहता है कि वो ध्यान से लड़े, क्योंकि इस बार उनका सामना ऐसे दुश्मनों से है जो कि आरपीजी से हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसी सेंट को देखते हैं, जो कि कुछ पैलेडिन्स के साथ एक टूटे फूटे सिटी में आए हैं। वो वहां पर सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी पैलेडिन्स के ऊपर कुछ अटैक कर देता है और वो सबके सब एक ही झटके में मारे जाते हैं। और उनके मरने के बाद वहां पर इरा कीनो आती है और कहती है कि इस बार वो जरूर जीतेगी। उसे देखकर सोलिना का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वो उसे 17 बार मार चुकी है, लेकिन वो बार बार वापस आ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम बार बार खुद को जिंदा कैसे कर पाती हो, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम मुझे हर बार इतनी आसानी से कैसे मार देती हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा कुछ प्लान है और ये चीज तुम्हारे रिजरेक्शन से जुड़ी हुई है। लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती और मरे हुए लोगों को जिंदा करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है। लेकिन सोलिना अपनी पावर से होली फ्लेम्स को समन करती है और एक ही झटके में उन सबको खत्म कर देती है। ये देख के इरा कीनो घबरा जाती है, क्योंकि वो इस बार भी सेंट को नहीं हरा पाएगी और सेंट उसके ऊपर अपने स्टाफ से अटैक करके उसे फिर से हरा देती है। और मरते हुए इरा कीनो कहती है कि ये गेम सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहीं सोलिना को समझ नहीं आता कि उसे आखिर कब तक इस सन की औरत से लड़ना होगा। दूसरी तरफ टाकुटो आटो को बता रहा था कि ये पूरी की पूरी आर्मी ब्रेव क्वेस्टस गेम से आई है, जिसमें उनका गोल डीमन किंग को हराना होता है। उस गेम के मॉन्स्टर्स कहीं भी टपक पड़ते हैं और जिस मर्जी चीज पर अटैक करने लगते हैं, और यही वजह है कि उन्हें मॉन्स्टर्स के सोर्स के बारे में पता नहीं लग रहा था। मुझे लगा था कि हमारे जैसे बींग्स तो यहाँ पर होंगे ही, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरे गेम से भी चीजें यहाँ पर आएंगी। पर टाकुटो ने ब्रेव क्वेस्टस गेम खेली थी, तो वो आटो को बताने लगता है कि वो अपने दुश्मनों को कैसे हरा सकती है। इसके बाद हम एक कासल में एक डीमन को थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं, जो कि दोनों डीमन जनरल्स को ऑर्डर देता है कि वो इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए जो चाहे कर सकते हैं। हम काफी लकी हैं। जब हम यहाँ पर आए तब ऑक्स और गॉब्लिन्स ने हमारी डीमन फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया। मेरे सैनिकों, हमला करो। फ्लेमिन आइस रॉक से कहता है कि वो जाकर अपनी आर्मी को लीड करे, तब तक वो कुछ और काम को निपटाएगा। वो सभी सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी बैटलफील्ड में डार्क मायास्मा आ जाता है। इसकी वजह से सारी आर्मी को तकलीफ हो रही थी, लेकिन जो भी वहाँ पर प्योर डीमन था, उसकी ताकत उससे बढ़ने लगती है। एक डीमन आइस रॉक से कहता है कि शायद ये स्पेल किसी हीरो का है। ये सुन के आइस रॉक उससे कहता है कि वो हीरो का नाम भी ना ले। तभी उन्हें आटो की आवाज आती है और वो उसके एक डीमन को खत्म कर देती है और आइस रॉक की तरफ बढ़ने लगती है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन। तुम जरूर 4 जनरल्स में से एक आइस रॉक होगे। मेरा नाम आटो है और मैं अपने किंग इरा टाकुटो को सर्व करती हूँ। और एक और बात, तुम में से यहाँ कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ सभी आर्चर्स बारबेरियंस के ऊपर अटैक कर रहे थे और एंटिक अपने असिस्टेंट से कहती है कि वो सभी सिविलियंस को नॉर्थ वेस्ट गेट की तरफ इकट्ठा करे और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तभी मोल्टार उससे कहता है कि जब तक वो लोग उनके साथ हैं, उसे भागने के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। पर एंटिक कहती है कि उनका सामना एक बहुत बड़ी आर्मी से हो रहा है, उनके फोर्सेस उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। तभी बैटलफील्ड में 2 बड़े धमाके होते हैं और मोल्टर कहता है कि वो जरूर आटो होगी। जब तक वो बैटलफील्ड में है, वो आर्मी जनरल्स को खत्म कर देगी, जिसके बाद आर्मी को खत्म करना
बहुत ज्यादा आसान होगा। दूसरी तरफ आइस रॉक आइस से आटो के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वो उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। लेकिन एन वक्त पर आइस रॉक भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस दौरान उसके काफी सारे डीमंस को उसने मार दिया था और ये सब कुछ वो टाकुटो के एडवाइस के मुताबिक कर रही है, जिसने उससे कहा था कि वो वाइड एरिया स्किल्स का यूज करे, क्योंकि ब्रेव क्वेस्ट्स में हीरोज और विलन्स दोनों के पास ही स्मॉल रेंज स्किल्स होती हैं, लेकिन इटर्नल नेशंस में स्किल्स की रेंज लंबी हो जाती है और वो आर्मी में लड़ते हैं। आइस रॉक उससे पूछता है कि वो भी तो एक डीमन है, तो भला वो उसके खिलाफ क्यों खड़ी है? उसे तो डीमन लॉर्ड को ज्वाइन करके दुनिया पर कब्जा कर लेना चाहिए। आटो कहती है कि एक छोटी सी नेशन को संभालने में ही उसका दिमाग खराब हो जाता है, पूरी दुनिया को कौन संभालेगा? आइस रॉक को समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाहती है और आटो रियलाइज करती है कि वो एक मिड लेवल बॉस है जिसे हीरो ने पता नहीं कितनी बार हरा दिया होगा। ये सुन के आइस रॉक को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन आटो आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी और उसे चिढ़ाती ही रहती है, तो वो गुस्से में अपने अल्टीमेट स्किल का यूज करता है। आटो को लग रहा था कि वो उसके स्लो अटैक से आसानी से बच जाएगी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके स्किल की वजह से उसका पैर जम चुका था। वो उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाती। उसके शरीर के अंदर से काले रंग का खून बाहर आता है, लेकिन ये भी उसे मारने के लिए काफी नहीं था, जिसके बाद गुस्से में आटो उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसी वक्त उसे खत्म कर देती है। आटो की इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो गुस्से में है। मैं उस घटिया और स्लो अटैक से हिट कैसे हो गई? तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसे आइस रॉक स्किल मिली है जो कि कभी भी मिस नहीं करता। ये पढ़कर आटो समझ जाती है कि वो उसके अटैक को डॉज क्यों नहीं कर पाई थी। वो टाकुटो को बताने लगती है कि उसने जनरल को हरा दिया है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि फ्लेमिन बाकी के आर्मी के साथ माइनोग्रा में पहुंचा हुआ है। एक सोल्जर भागा हुआ टाकुटो के पास आता है और बताता है कि उनके बॉर्डर्स के पास दुश्मन आ चुके हैं, लेकिन टाकुटो उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उसके इलाके में जो भी होता है उसे उसके बारे में सब पता होता है। आयला भी उससे कहती है कि वो टेंशन ना ले क्योंकि बाकी के ऑफिशियल्स अपने काम पर लग चुके हैं। जिसके बाद सोल्जर अपनी पोस्ट पर वापस चला जाता है। वो दोनों ट्विंस टाकुटो से पूछती है कि क्या वो किसी खतरे में तो नहीं। टाकुटो उनसे कहता है कि जब तक वहां पर आयला और वो है उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो भी थोड़ा परेशान हो रहा था। आयला ने भी नहीं सोचा था कि एनिमीज इतनी जल्दी उनके इलाके पर अटैक कर देंगे और वो टाकुटो से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड टाकुटो की तरह प्लेयर हो सकता है। वो प्लेयर है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इलाके पर अटैक करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। इसके बाद वो दोनों बैटलफील्ड की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में टाकुटो अपने सोल्जर्स को गिन रहा था, जिनमें आयला, उसके दिए हुए लार्वा, मेडिक्स, जिया और उसके सोल्जर्स हैं। तभी एमिल टाकुटो को बताती है कि जो भी लड़ने लायक नहीं थे उन्हें इवैक्यूएट कर दिया गया है। इसके बाद उसे जिया कांटेक्ट करता है जो उसे बताता है कि दुश्मनों के पास 1000 के आसपास सोल्जर्स हैं, जिनमें गॉब्लिन्स और ऑक्स भी हैं। साथ ही उनके पास अजीब से क्रीचर्स भी हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा है। टाकुटो उससे कहता है कि वो कैपिटल को डिफेंड करना जारी रखे, तब तक वो अपनी स्ट्रेटजी को सोचेगा। उसे यकीन है कि 4 में से एक जनरल यहाँ पर भी आया होगा और ये लड़ाई मुश्किल होने वाली है, लेकिन इतना सोच के वो स्माइल करने लगता है क्योंकि उनके माना रिसोर्सेज ऐसी ही सिचुएशंस के लिए हैं। इसके बाद टाकुटो माइनोग्रा के सारे माना रिवर्स इसला को दे देता है और उससे कहता है कि जितना हो सके वो उतने लेवल को बढ़ाती जाए ताकि उसे प्रेडेशन और पैरासिटिक एक्स की स्किल मिल सके। जाओ इसला और हमारे दुश्मनों को खत्म कर दो। ड्रैगन टन की बैटल से मुझे अपने दुश्मनों के बारे में बहुत कुछ पता लग गया है और अब क्योंकि तुम्हारा लेवल भी बढ़ चुका है तो चाहे तुम्हारे सामने एक जनरल ही क्यों ना हो, तुम उन सबको हरा सकती हो। इसके बाद इसला दुश्मनों की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ डीमन आर्मी के एलीट सोल्जर्स सोच रहे थे कि वो ऐसी घटिया फॉरेस्ट में कर क्या रहे हैं और उनमें से एक कहता है कि शायद डीमन लॉर्ड को पता भी नहीं है कि फ्लेमिन उनकी सेना को लेकर यहाँ पर आया है और उन्हें लगता है कि शायद फ्लेमिन डीमन लॉर्ड को धोखा देने वाला है। वो ये सब बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर एक ओगर आता है जिसे उन्होंने एरिया को स्काउट करने के लिए भेजा था, लेकिन उसका शरीर जगह जगह से फूला हुआ था और वो बहुत ज्यादा दर्द में था। एलीट सोल्जर्स उससे कहते हैं कि वो उनके करीब ना आए, लेकिन तभी अचानक से उसके शरीर से लार्वा बाहर आने लगते हैं। उन्हें उन लार्वा से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वो यहाँ से वापस जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी उन्हें इसला की आवाज सुनाई देती है। अगर डीमन आर्मी इतना भी नहीं संभाल सकती तो तुम लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उन सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। तभी इसला वहां से नीचे उतरने लगती है और थोड़ी देर में ही सभी डीमंस को खत्म करके उन्हें खाने लगती है ताकि उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ सकें। लेकिन वो सब के सब डीमंस किसी काम के नहीं थे। थोड़ी देर में ही वहां पर डीमन जनरल फ्लेमिन आ जाता है जो कि अपनी सारी सेना को हारा हुआ देखकर हैरान था। फ्लेमिन बताता है कि वो 4 डीमन जनरल्स में से एक है और इसला से पूछता है कि आखिर वो है कौन। मुझे लगा ही था डीमन आर्मी को लीड करने वाला बिल्कुल आइस रॉक की तरह ताकतवर ही होगा। मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। ये सुन के फ्लेमिन समझ जाता है कि आइस रॉक मारा जा चुका है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इसला को बताता है कि आइस रॉक उन 4 जनरल्स में से सबसे ज्यादा कमजोर था, ताकत में भी और दिमागी रूप से भी, तो बेहतर होगा कि वो उससे कंपेयर ना करे। इसला कहती है कि वो चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो वो भी यहीं मरने वाला है। वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाते ही रहते हैं, लेकिन तभी फ्लेमिन कहता है कि वो टाकुटो की
गद्दी छीन लेगा। और इतना काफी था उन दोनों की लड़ाई शुरू करने के लिए। वहीं उन दोनों के सेंसर शेयर होने की वजह से टाकुटो सारी चीजें देख पा रहा था और उसे लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है और अभी तक सब कुछ स्मूथली जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई चीज उसे परेशान कर रही थी। दूसरी तरफ उन दोनों की फाइट के दौरान फ्लेमिन अपनी फ्लेम एरो से इसला के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। जिसके बाद इसला भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। जिसके बाद बहुत सारे लार्वा फ्लेमिन को चारों तरफ से ढक देते हैं, लेकिन वो अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करके उन सबको जला देता है। इसके बाद फ्लेमिन काफी सारे मॉन्स्टर्स को समन करता है, जिसके बाद वो काफी सारे फायर बॉल से इसला के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने लार्वे की मदद से उसके सभी फायर बॉल्स को डिफ्लेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो जमीन में अपनी पूंछ को घुसा के काफी सारे लार्वा डाल देती है और कहती है कि उनका किंग जानना चाहता है कि आखिर डीमन लॉर्ड उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। जिसके बाद जमीन से सारे लार्वा उन मॉन्स्टर के शरीर के अंदर जाने लगते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स को अंदर से खाने के बाद वो फ्लेमिन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो अपनी फायर का यूज करके उन्हें 1 सेकंड में जला देता है। जिसके बाद इसला भी उसके ऊपर अटैक करने लगती है। उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ फ्लेमिन कहता है कि या तो वो सबके सब बेवकूफ हैं या तो उसका किंग सच्चाई को छुपा रहा है। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ पूछता है कि वो अपने बारे में क्या सोचती है। इसला कहती है कि वो माइनोग्रा की प्रोटेक्टर हीरो है और टाकुटो की सर्वेंट। ये सुन के फ्लेमिन को गुस्सा आ जाता है और अब जाकर उसे समझ आता है कि वो इसला से इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि अपने फ्री विल होने के बावजूद भी वो टाकुटो को सर्व कर रही है और इस पर उसे गर्व भी है। अच्छा, तो अब मैं तुम्हारी सिचुएशन समझी। तो यानी तुम्हारा कोई फ्री विल नहीं है और डीमन लॉर्ड जैसे चाहे तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। इस टकले की सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही थी और इसीलिए वो उन सबको मारकर अपनी फ्रीडम को हासिल करना चाहता है। जिसके बाद वो इसला के ऊपर फायर से अटैक करता है। वो उसे डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और आखिर में जाकर वो उसे हिट कर देता है। ये देखकर फ्लेमिन खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़ाई को जीत चुका है। लेकिन तभी वो देखता है कि इसला ने एक ककून की मदद से खुद को बचा लिया था और उससे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या वो इतना ही कर सकता है। गुस्से में फ्लेमिन लगातार उसके ऊपर फायर एरो से अटैक करता ही जाता है, लेकिन इसला उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेती है और पागलों की तरह अटैक करने की वजह से उसका माना खत्म हो जाता है और इसला उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है। वहीं फ्लेमिन डीमन लॉर्ड की बात याद करता है, जिसने उससे कहा था कि वो इस दुनिया को जीतकर अगर एक एंटिटी को ऑफर करता है तो वो फ्री हो जाएगा, लेकिन वो असल में अब तक एक कठपुतली की तरह ही एक्ट कर रहा था। जिसके बाद आयला उसके ऊपर अटैक करके उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है। टाकुटो उसे कांटेक्ट करता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि अब वो वापस आ सकती है। इसला उसे बताती है कि लड़ाई के दौरान उसका लेवल अप भी हो गया, लेकिन तभी अचानक से उनका कनेक्शन कट हो जाता है और वो दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। इसके अगले ही पल वो दोनों ट्विन्स इसला के सामने आ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंच गए, क्योंकि अभी तो वो टाकुटो के पास थे। ये देखकर इसला पैनिक कर जाती है और सभी लार्वा से कहती है कि वो दोनों ट्विन्स को प्रोटेक्ट करें, लेकिन इसला ये नहीं जानती थी कि फ्लेमिन अभी भी जिंदा है। वहीं जब लार्वा उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास जा रहे थे, तभी किसी चीज से वो डर जाते हैं और वहां से दूर हो जाते हैं। इसला चिल्लाकर ब्रेन ईटर्स को वहां बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। ये सब देखकर वो दोनों ट्विन्स डर जाती हैं, पर इसला उनसे कहती है कि वो फिक्र ना करें और उन्हें उठाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन जब वो वहां से जा रही थी, वो वापस घूमकर उसी जगह पर आ जाती है। ये सब देखकर फ्लेमिन उसके ऊपर हंसने लगता है, तो इसला फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हंस रहा था और कहता है कि वो पहले ही मर चुका है। दूसरी तरफ टाकुटो को एक सिस्टम मैसेज दिखता है, जिसमें लिखा था कि एक इवेंट प्रोग्रेस में है और जब तक ये इवेंट चल रहा है सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्रोटेक्टेड हैं। और टाकुटो देखता है कि फ्लेमिन बिल्कुल ऐसे ही एक्ट कर रहा था जैसे कि ब्रेव क्वेस्टस के गेम में होता था और उसके डायलॉग भी बिल्कुल सेम है। इसला फिर से फ्लेमिन के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिल पाती। फ्लेमिन हंसता हुआ उससे कहता है कि वो इस चीज से हजारों बार गुजर चुका है और हर बार सेम ही चीज रिपीट होती है। तभी कारिया और मारिया ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने लगती हैं और उनका अपने शरीर पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। ये देख के इसला को लगता है कि शायद ये कोई आरपीजी मैकेनिक्स है जिसके बारे में टाकुटो ने उसे वार्न किया था। तभी फ्लेमिन हंसता हुआ कहता है कि अब वो उन दोनों चूजों को अपनी आंखों से मरते हुए देखेगी। वहीं टाकुटो ने ये सारी चीजें पहले देख रखी थी। ब्रेव क्वेस्टस में फ्लेमिन को हराने के बाद ऐसा ही होता था। इसला अपने शरीर को मूव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पाती। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, इसे मैं स्क्रिप्टेड इवेंट कहता हूँ, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकती। वहीं कारिया और मारिया डर के मारे रोने लगती हैं, तो इसला उनसे प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें कुछ भी नहीं होने देगी और वो खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे उसके ही शरीर को नुकसान होता है। तुम सब के सब बेवकूफ हो। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, लेकिन हीरोज हो या डीमन लॉर्ड, सब के सब गेम के मोहरे हैं। हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो गेम हमें करने देती है। तुम भी मुझे सुन रहे हो ना? दुनिया को जीतने के बाद आजाद होने की बात भी छूटी थी। तुमने मुझे और डीमन लॉर्ड दोनों को ही बेवकूफ बनाया है। टाकुटो, तुम भी इन सबसे बेहतर नहीं हो। जब तुम मुझसे लड़ रहे थे तुम यही सोच रहे थे ना कि इस बॉस को हराने के बाद मैं अपने गियर को अपग्रेड करूंगा, लेकिन देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ
और तुम जिसकी भी फिक्र करते हो मैं उसकी जान अपने हाथों से लूंगा। जिसके बाद वो खुद की बॉडी को धमाके में उड़ा देता है और वो धमाका बहुत बड़ा था। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब वो दोनों बहनें एक ऊंची जगह पर चढ़कर मैनोग्रा को देख रही थी जो कि उन्हें बहुत सुंदर लगता है और मारिया चांद को देखकर कहती है कि चांद बहुत सुंदर है। ये सुन के कारिया उसे बताती है कि किंग ने उससे कहा था कि जब वो कहते हैं कि चांद सुंदर है इसका मतलब आई लव यू होता है। तो मारिया कारिया को देखकर कहती है कि चांद बहुत सुंदर है और कारिया भी यही कहती है। जिसके बाद कारिया कहती है कि उन्हें इस्लामा को भी यहाँ पर लाना चाहिए और वो उनसे भी कहेंगे कि चांद सुंदर है और वो कहते हैं कि अगली पूर्णिमा को वो इस्लामा को यहाँ पर लेकर आएंगे, तब तक वो इस बात को सीक्रेट रखेंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर इस्ला ने उन दोनों को बचा लिया था लेकिन इसकी वजह से उसका पूरा शरीर डैमेज हो चुका है। अपनी इस्ला माँ को ऐसे देखकर वो दोनों लड़कियां रोने लगती हैं लेकिन उन दोनों को सही सलामत देखकर इस्ला खुश थी। वो दोनों किंग और मेडिक्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था जिससे वो और भी ज्यादा घबराने लगती हैं। तुम लोगों को अब तक ये समझ जा ही गया होगा मैं जिंदा नहीं बचूंगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, आपको बचाने का कोई तो रास्ता होगा। इस्ला कहती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते और उन दोनों लड़कियों को लगने लगता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो कमजोर हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। वो तो बस अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीना चाहते थे लेकिन इस्ला कहती है कि इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कमजोर है। लेकिन ये सुन के वो कहती हैं कि वो भी उसके साथ मरना चाहती हैं, उनके पास जीने की कोई वजह नहीं है। लेकिन इस्ला उनसे एक रिक्वेस्ट करती है जिसके बाद वो अपने दिल को बाहर निकाल कर उनसे कहती है कि वो इसे खा जाएं। अरे भाई इसी चीज का तो ट्रॉमा था इनको, फिर वही हो रहा है। और ये प्याज कौन काट रहा है मेरे बगल में। इस्ला ने अपनी सारी एक्सपीरियंस का यूज करके रॉयल सक्सेशन स्किल को एक्वायर किया था और अगर वो दोनों उसके दिल को खाती हैं तो उसकी सारी पावर्स उनकी हो जाएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे खा जाओ और मेरी प्यारी बच्चियों अपनी जिंदगी वैसे ही जीना जैसे कि तुम जीना चाहती हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहने के बाद इस्ला की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ आटो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार रही थी और मॉल्टर से कहती है कि उन्हें उसके साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, पर किंग ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो उनके साथ जाकर डीमन लॉर्ड के स्ट्रॉन्ग होल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। आटो जल्दी से जल्दी अपने टाकोटो के पास वापस जाना चाहती थी लेकिन मॉन्स्टर्स की तादाद कम ही नहीं हो रही है और जब वो उन्हें मारना खत्म करती है तभी उसे इस्ला के बारे में पता लगता है। ये देखकर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और मॉल्टर सभी को झुकने को कहता है। वहीं गुस्से में आटो आसपास के सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी मॉल्टर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने गुस्से को शांत करे। खुद को किसी तरह शांत करने के बाद आटो उन्हें इस्ला के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ इस्ला की मौत के बारे में टाकोटो को भी पता चल चुका था। फ्लैमिन का स्क्रिप्टेड इवेंट बहुत फेमस है पर वो इस दुनिया में पॉसिबल कैसे है। और हम देखते हैं कि अब तक जो भी वहाँ पर हुआ था सब उस इवेंट के अकॉर्डिंग ही हो रहा था और कारिया और मारिया ने इस्ला के दिल को खा लिया है क्योंकि एक की जगह दो लोगों ने उसके दिल को खाया था। हीरो के एक्टिवेशन में एरर आ रहे थे लेकिन तभी कोई उसमें चेंजेस करता है जिसकी वजह से कारिया और मारिया में इस्ला की पावर्स जाग जाती हैं। दूसरी तरफ टाकोटो आटो को सारी चीजें बता देता है। आटो कहती है कि एक इमरजेंसी है और वो वापस माइनोग्रा आने लगती है लेकिन टाकोटो उसे रोक देता है। इस्ला की मौत हो गई है लेकिन वो दोनों ट्विंस अभी भी जिंदा है। इस्ला ने रॉयल सक्सेशन का यूज करके उन दोनों को अपनी पावर्स दे दी है और वो साउथ में एनिमी के स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ जा रही हैं। वो जरूर बदला लेना चाहती हैं और सक्सेशन की वजह से अब उन्हें हीरो का स्टेटस मिल चुका है पर अब हम और हीरोज को नहीं खो सकते। मेरे ऑर्डर्स उन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें वापस लेकर आओ। लेकिन आटो कहती है कि आरपीजी मैकेनिक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है इसलिए उसे टाकोटो के पास जाकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो भावनाओं में बहकर ये सारी चीजें नहीं कर सकते। इस्ला ने उन दोनों ट्विंस को हमें सौंपा है। ये मेरा ऑर्डर है आटो, जाओ और उन दोनों को सही सलामत वापस लेकर आओ। ये सुन के आटो कुछ नहीं कहती और मोल्टार से कहती है कि वो सब कैपिटल में वापस जाएं और वो याद करती है कि टाकोटो इटर्नल नेशंस का सबसे बेस्ट प्लेयर है तो उसे उनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इसके बाद एमिल और जिया भी उसे कांटेक्ट करते हैं और उससे पूछते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए लेकिन टाकोटो उनसे कहता है कि वो कुछ भी ना करें जब तक कि वो उन्हें ऑर्डर नहीं देता। दूसरी तरफ कारिया अकेली ही डीमन आर्मी के पास पहुंच जाती है और वहां पर विंड डीमन जनरल भी मौजूद है। विंड जनरल अपनी आर्मी को ऑर्डर देने लगती है कि वो कारिया को खत्म कर दें क्योंकि उसे लग रहा था कि वो ऐसे ही एक नॉर्मल लड़की है। लेकिन तभी कारिया अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है। दूसरी तरफ मारिया डांस कर रही थी। वो शुरू से ही थोड़ी सनकी है लेकिन इस्ला की मौत की वजह से उसका दिमागी संतुलन और भी ज्यादा बिगड़ चुका है और वो फिलहाल डीमन के अर्थ जनरल के सामने खड़ी है और उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ कारिया की पावर्स की वजह से उस जनरल की सारी सेना दर्द में चिल्ला रही थी। ये देखकर वो जनरल समझ जाती है कि कारिया कोई आम लड़की नहीं है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन कारिया के पास अब डिवाइन लाइट स्किल थी जो कि हर कर्स अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और जैसे ही कारिया की नजरें उसके ऊपर जाती हैं उसकी बॉडी सड़ने लगती है। कारिया अपने स्किल से एक जानलेवा मांस खाने वाली बीमारी दे सकती है और इसकी वजह से कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो जनरल मारी जाती है।
दूसरी तरफ क्योंकि मारिया हर वक्त डिनाइल में रहती थी, उसकी पावर्स ये है कि वो दूसरों को चीजें भुला सकती है। इसकी वजह से उस जनरल का मैकेनिकल रोबोट फंक्शन करना ही भूल जाता है और वो जनरल इतनी मर्जी कोशिश कर ले वो अपने रोबोट को हिला भी नहीं पाता। और मारिया की दूसरी एबिलिटी अपनी दो माओ को खाने की वजह से आई है। तो जैसे ही वो अपने मुंह को बंद करती है, उस बड़े से रोबोट और बाकी के मॉन्स्टर्स का एक बड़ा सा हिस्सा गायब हो जाता है और अभी सिर्फ वहाँ पर वही जनरल बचा था। मारिया देखती है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तो वो अपनी पावर्स का यूज करके उसके डर को खत्म कर देती है, जिसके बाद वो एक बड़ी सी बाइट लेकर उसे भी खत्म कर देती है। इसके बाद वो दोनों बहनें डीमन लॉर्ड के सामने पहुंच जाती हैं, जो कहता है कि एक बार वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करके उसे ऑफरिंग की तरह दे दे, वो फ्री हो जाएगा। गॉड के साथ उसने यही पैक्ट बनाया है, लेकिन लड़ाई को शुरू करने से पहले वो उनसे पूछता है कि वो भगवान में मानते हैं या फिर नहीं। वो दोनों लड़कियां साथ में कहती हैं कि भगवान जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। डीमन किंग डार्क बैरियर को एक्टिवेट करता है और कहता है कि वो दोनों उसके शरीर पर खरोंच भी नहीं ला सकते, लेकिन तभी उसका बैरियर टूट जाता है, जो देख के वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ऐसा सिर्फ चोजन हीरो ही कर सकता है और उसके एग्रीमेंट के हिसाब से ऐसा कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन वो दोनों बहनें उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती और डीमन किंग कहता है कि जिस हीरो को वो पहले जानता था वो भी चुप ही रहा करता था। इसके बाद वो डीमन लॉर्ड अपनी ट्रू फॉर्म को रिलीज करता है और कहता है कि वो अपनी पूरी पावर के साथ इसलिए लड़ पा रहा है क्योंकि इस दुनिया में उसके ऊपर उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो गेम की तरह फेजेस में लड़ना बड़ी बेवकूफी होगी। वो बहुत सारे हथियारों से दोनों बहनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मारिया बस हंसती है और उन ब्लेड्स को अटैक करना ही भुला देती है। जिसके बाद कारिया अपनी स्किल से ग्राउंड को सड़ाने लगती है, जिससे डीमन लॉर्ड का पैर उसमें फंस जाता है। इसके बाद वो उसके वेपन को ही उठाकर डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो अपने वेपन के कर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया की पावर्स की वजह से वो कर्स करना भी भूल जाते हैं। वहीं इन सब की वजह से डीमन लॉर्ड को लगने लगा था कि ये कोई उसकी परीक्षा है। वो कारिया के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो पल भर में ही उसके हाथ को सड़ाने लगती है और जब वो दर्द से चिल्ला रहा था, मारिया दोनों तलवारें उसके शरीर में घुसा देती है। जिसके बाद कारिया फिर से उसके ऊपर अटैक करती है और अब उसका शरीर भी सड़ने लगा था, लेकिन डीमन लॉर्ड को लगता है कि वो नहीं हार सकता क्योंकि गॉड उसके साथ है। वो हर हाल में पैक्ट को पूरा करके अपनी फ्रीडम को हासिल करना चाहता है और वो हिम्मत नहीं हारता, जिसकी वजह से उसके सारे जख्म हील होने लगते हैं। उसे लगता है कि गॉड ने उसकी मदद की है और वो उन्हें बताने लगता है कि उसके गॉड का नाम क्या है, लेकिन तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है कि वो बिना परमिशन के गॉड का नाम नहीं ले सकता। और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि डीमन लॉर्ड को आधे में काट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 गोल्ड कॉइन्स के ढेर बन जाते हैं। वो कहता है कि वो उन दोनों की मदद करना चाहता था, लेकिन कारिया उसके ऊपर गुस्सा थी और पूछती है कि उनकी लड़ाई के बीच में आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन वो कहने लगता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था और लड़कियों को गुस्सा नहीं होना चाहिए। वो हंसते हुए ज्यादा प्यारी लगती हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी गुस्सा थी और उसके ऊपर अटैक करने जाने लगती हैं, लेकिन वो बंदा उन्हें रोक देता है और कहता है कि उनके अभी के लेवल पर वो उसे नहीं हरा सकती, लेकिन उसकी वजह से वो अपनी माँ का बदला नहीं ले पाए थे। तो वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आटो आ जाती है और उस आइस रॉक की स्किल का यूज करके उन्हें बीच में ही रोक देती है। आटो उनसे कहती है कि वो यहाँ से अब वापस चलें, उन्होंने बदला ले लिया है, ये किंग का ऑर्डर है। लेकिन वो कहती है कि आदमी उनके रास्ते के बीच में आया था। आटो उनसे कहती है कि लगता है वो कुछ गलत समझ रहे हैं, जो उसने अभी कहा था वो डायरेक्ट किंग के ऑर्डर हैं। लेकिन वो लड़कियां उससे कहती हैं कि वो उनके रास्ते से हट जाए। ये सुन के आटो को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसे लगता है कि अगर वो जिंदा उन्हें वापस ले जाएगी तो टाकुटो उसे माफ कर देगा। वो उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर वो दोनों कहती हैं कि वो उसकी बात नहीं मानेगी क्योंकि किंग ने उनसे कहा था कि वो फ्री हैं और जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि टाकुटो ने कहा था कि वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके ऊपर उनकी माँ को गर्व होगा, और वो रियलाइज करते हैं कि उनकी माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वो अपने हथियार डाल देते हैं और आटो से माफी मांगते हैं। उनके सिचुएशन को देखकर आटो उन्हें माफ कर देती है। तभी वो बंदा सॉरी बोलकर वहां से भाग जाता है और आटो देखती है कि उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, तो शायद वो भी टाकुटो की तरह एक प्लेयर है। आगे कारिया और मारिया आटो से पूछती है कि क्या उनकी माँ इसला वापस से जिंदा हो सकती है, लेकिन आटो उन्हें बताती है कि वो मर चुकी है। ये सुन के वो दोनों रोने लगती हैं। दूसरी तरफ टाकुटो सोच रहा था कि अब इस गेम में आरपीजी मैकेनिक्स लोग चीट्स की तरह यूज कर रहे हैं और काफी और तरह के भी जानराज हैं, तो पता नहीं अब उनका सामना कैसे लोगों से होने वाला है। दूसरी तरफ वो बंदा डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है और गॉड के ऊपर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसी ने उससे कहा था कि 2 ब्यूटीफुल लड़कियां मुसीबत में हैं और उसे उनकी मदद करनी चाहिए। तभी उसे मास्टर बुलाती हुई एक लड़की आती है और वो उसका नाम लेता है, लेकिन किसी वजह से वो हम सुन नहीं पाते, जो कहती है कि गॉड की मिस्टीरियस पावर ने उसे प्रोटेक्ट किया था और वो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन गॉड ने उसके लिए एक मैसेज भी भेजा है और वो है सॉरी। वो गुस्सा होने लगता है कि उस गधे गॉड की वजह से ही वो यहाँ पर आया है। तभी उसके पीछे एक हिल जायंट आ जाता है, लेकिन वो पलक झपकते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि चीजें कभी एनिमे या नॉवल जैसी नहीं जाती, लेकिन फिर भी वो दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी तरफ
तरफ वो सेंट फिर से उसी विच के सामने आती है और ये उन दोनों की 19वीं लड़ाई है। सेंट सोचती है कि जब तक वो उसके सीक्रेट का पता नहीं लगा पाती ये कैलेमिटी कभी खत्म नहीं होगी। वहीं किसी और जगह कोई डाइस को रोल करता है और वहां पर 100 नंबर आता है और इराकिनो देखती है कि उसने सेंट के ऊपर एक क्रिटिकल हिट लैंड किया था, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि गेम मास्टर ने उससे एक और रिक्वेस्ट की थी और वो माई नोगरा से रिलेटेड है और कहती है कि जो डाइस को चाहेंगे वही नंबर्स उसके सामने आने चाहिए। वहीं टाकुटो सोच रहा था कि उनके दुश्मन अलग अलग गेम मैकेनिक्स का यूज कर सकते हैं, तो अगर उन्होंने फिर से वही गलतियां की तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। टाकुटो खुद को कोसने लगता है, उसी की वजह से इसला की जान गई और उसने दोनों ट्विंस का भरोसा भी तोड़ दिया और वो गुस्से में नीचे पंच करता है, जिसकी वजह से वो घर टूट जाता है और टाकुटो सीधा नीचे गिरता है। वहीं टाकुटो अपनी ताकत को देखकर हैरान था, जिसके बाद वो उसे टेस्ट करने के लिए एक बड़े से पेड़ को पंच मारता है, जिससे वो आधे में टूट जाता है और टाकुटो रियलाइज करता है कि वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से गेम खेल रहा है और यहाँ पर उसके पास भी ताकतें हैं। अगर उसे अपनी ताकतों के बारे में पहले पता होता तो इसला की जान नहीं जाती। इसके बाद सभी को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ टाकुटो उन दोनों बहनों को सीधा ही माफ कर देता है, जो देखकर आटो हैरान हो जाती है और उसे समझाती है कि अगर वो उन्हें सजा नहीं देता है तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। लेकिन टाकुटो कहता है कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए क्योंकि ये पूरी सिचुएशन उसके घमंड और लापरवाही की वजह से हुई थी और वो कसम खाता है कि वो इसला को वापस से जिंदा करेगा और वो उन्हें असेंशन विक्ट्री के बारे में बताता है, जिससे कि अगर वो जीत गया तो जो कुछ भी उन्होंने खोया है वो उसे वापस पा सकते हैं। आटो उसे याद दिलाती है कि उसके जीतने की कंडीशन बहुत मुश्किल है। असेंशन विक्ट्री का मतलब पूरी दुनिया को दोबारा लिखना है और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन टाकुटो कहता है कि इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो भी उनके रास्ते के सामने आएगा वो उन्हें जान से मार देगा। वो इमरजेंसी प्रोडक्शन से काफी सारी गन्स बना देता है और कहता है कि जब तक वो उसकी सारी बातें मानेंगे वो दुनिया पर जरूर कब्जा कर पाएंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद टाकुटो सोच रहा था कि सिर्फ मॉडर्न वेपन्स काफी नहीं है, उसे हर छोटी छोटी डिटेल का प्रॉपर प्लान बनाना होगा। तभी वो देखता है कि सारे डार्क एल्व्स एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और वो देखता है कि उन्होंने इसला के लिए एक टूम जैसा बना दिया है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन कारिया और मारिया कहती है कि वो कोई कब्र नहीं है बल्कि उस जगह पर उनकी माँ थोड़ी देर के लिए आराम कर रही है, क्योंकि किंग ने उनसे खुद कहा था कि वो इसला को वापस लेकर आएगा। वहीं बाकी के एल्व्स डरे हुए थे क्योंकि आज उनका किंग जब वो उनसे पहले मिला था तब से भी बहुत ज्यादा भयानक था और वो श्योर नहीं है कि वो किंग के प्लान को फॉलो कर पाएंगे। वहीं साइड में ये टाकुटो सारी बातें सुन लेता है, लेकिन कारिया और मारिया उनसे कहती हैं कि अगर वो नहीं कर सकते जो उन्हें करने की जरूरत है तो वो बच्चे हैं। ये सुन के वो लोग फिर से कसम खाते हैं कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए लेकिन वो फिर भी अपने किंग को सर्व करेंगे। इसके बाद टाकुटो उसी डाल पर चढ़ जाता है और याद करता है कि ये कंट्री यहाँ तक कैसे पहुंची। अगले दिन टाकुटो दुखी हो रखा था क्योंकि वो कल कुछ ज्यादा ही बोल गया, जिसकी वजह से सभी लोग डर गए हैं। वो तीनों उसे समझाती हैं कि वो उन सबको दोबारा बुलाकर अलग तरीके से समझा सकता है और टाकुटो कहता है कि वो असेंशन विक्ट्री जरूर हासिल करेगा क्योंकि वो इंटरनल नेशंस का बेस्ट प्लेयर है। और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को लाइक करते जाना।